नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत जो यूनिट नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत हम डिटेल रूप में बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट की। और डेटाबेस मैनेजमेंट किसके अंतर्गत देखना, माई एसक्यूएल, मतलब इसकी सारी कमांड्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और कुछ पार्ट आपका जो है एमएस एक्सेस का भी आ जाता है, जो आपका एग्जाम है कोपा के अंतर्गत, तो उसको भी हम कवर करेंगे लास्ट में। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ए टू जेड कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 की। इसके पहले मैंने बहुत सारी यूनिट कवर करा दिया हूँ, तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और उसमें जाकर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगी डिटेल क्लासेस। जैसे मैं दिखाऊँ, यहाँ देखिए सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन, यहाँ जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाओगे देखिए यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। देखिए अभी तक जो है आपको इसमें आईटीआई कोपा डिटेल क्लासेस इसमें मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट जो टेस्ट सीरीज़ वाली है वो अलग मिल जाएगी। तो दोनों ही आप जाकर देख लीजिए, तो जिससे आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जो बेसिक रूप से है, यानी कि डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस के पहले डेटाबेस होता क्या है, सारी चीज़ देखेंगे एक एक करके। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाता है, मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आप जो है वीडियो के बाद में बता देना है कि इस यूनिट के बाद कौन सी यूनिट चाहिए, वो मैं लेकर आ जाऊँगा। साथ ही आप जो है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी जो है अपने कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अपना नाम और उसके सामने अपनी सिटी का नाम, मतलब मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हो, यानी कि कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, सारी चीज़ मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई डाउट रहता तो वो भी बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर पूरा करने या सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत जो बेसिक है डेटाबेस के फंडामेंटल्स। तो डेटाबेस के फंडामेंटल्स के अंतर्गत सबसे पहले देखने को मिल जाता है डेटाबेस है क्या। डेटाबेस की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से या संगठित तरीके से रखा जाना क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। यानी कि सिंपल अगर बोला जाए तो आपको चीज़ें मिल जाती है। जैसे मान लीजिए सबसे पहली जो यूनिट होती है वो होती है जीरो और वन। क्या होती है, जीरो और वन। जीरो और वन जो है वो क्या बन जाती है भाई, जीरो और वन मिलकर क्या बन जाती है, बाइट बन जाती है। बाइट और बाइट जो होती है कैरेक्टर होता है, ठीक है, और बाइट मिलकर क्या बन जाती है, फील्ड बन जाती है। फील्ड मतलब हो जाता है एक कॉलम, क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है। और कॉलम मिलकर क्या बन जाते हैं, रिकॉर्ड बन जाते हैं। और रिकॉर्ड मिलकर क्या बन जाते हैं, टेबल बन जाते हैं। टेबल के कलेक्शन को क्या बोल देते हैं, हम डेटाबेस बोल देते हैं। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई सिंपल है, जो आपका ऑर्गेनाइज मतलब जो डेटा होता है, डेटा को व्यवस्थित तरीके से अगर रखा जाता है किस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में या जैसा भी, तो उसे हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइज तरीके को डेटाबेस। डेटाबेस को हम क्या कर सकते हैं भाई, स्टोर कर सकते हैं, मतलब उसमें रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, बोले तो डिलीट करना, अपडेट करना, और साथ में उसको ज़रूरत पड़ने पे निकाल कर देख भी सकते हैं, यानी कि रिट्राइव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो आपको देखने मिल जाता है स्कूल के स्टूडेंट का रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड, उसके बाद जो है आपका हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, पेशेंट का रिकॉर्ड, ये सब जो है डेटाबेस के ही प्रकार है। डेटाबेस इनको बोला जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ आप और एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डेटाबेस है, तो जितने भी यूज़र है वो डेटाबेस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डेटाबेस को मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, सिंगल यूज़र नहीं। और अच्छा, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए बीच में एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ जाती है। डेटाबेस किस सॉफ्टवेयर से आप मैनेज करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इसको बोला जाता है डीबीएमएस। तो चलिए अभी डीबीएमएस की बात कर लेते हैं हम। डेटाबेस तो हमने समझ गया, डेटाबेस मतलब ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का ऑर्गेनाइज तरीके से कलेक्शन को हम बोल देते हैं डेटाबेस। और डेटाबेस मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ जाती है, मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ जाती है, उसे हम बोल देते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को क्रिएट कर लेता है, डेटाबेस में डेटा स्टोर कर लेता है, ज़रूरत पड़ने पे अपडेट कर देता है और डिलीट कर देता है। ये सारी सुविधाएं जिस सॉफ्टवेयर में होती है, जिस सिस्टम में होती है, उसे हम बोल देते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यह डेटा को मैनेज करता है, या फाइल सिस्टम की तुलना में बेहतर डेटा कंट्रोल कर लेता है। उदाहरण के लिए हम मान लें जैसे एक्सेल की बात कर लेते हैं, तो एक्सेल में जो हम सीट मेंटेन करते हैं वो भी एक प्रकार का डेटा है, परंतु इसमें जो है आपको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। डेटा की रिडंडेंसी बढ़ सकती है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी बढ़ सकती है, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो उसी के लिए आप डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बोले तो यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ देखिए एक्सेस की ज़रूरत पड़ जाती है, देखिए एमएस एक्सेस की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पे एमएस एक्सेस हम डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत टेबल है, क्यूरीज है, फॉर्म है, रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एसक्यूएल की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, माई एसक्यूएल जो है, जैसे हम देखें माई एसक्यूएल
तो देखिए वर्क बेंच ऐप हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ डेटाबेस कनेक्ट करके हम जो है यहाँ इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से हम जो है अभी आगे इसमें एसक्यूएल कमांड पूरी तो रन करके नहीं बताऊंगा मैं आपको, परंतु यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको जो है कमांड की क्वेरी मिल जा रही है, जिसमें आप जो है अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ। और जो भी रिकॉर्ड होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए उदाहरण के लिए हम जो है एक डेटाबेस फिर से क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ हम जो है एक दूसरा मतलब माई डीबी करके एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम जो है यहाँ रन करते हैं। तो देखिए अभी कनेक्शन यहाँ सक्सेस नहीं हुआ है लोकल इंस्टेंट, या इसके लिए माई एसक्यूएल ऐप फिर से ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए माई एसक्यूएल जो वर्क बेंच और ये सेल है, दोनों चीज़ यहाँ से देखिए ये सेल एग्जिट हो गया और यहाँ से हम जो है इसको एग्जिट कर देते हैं और इसको जो है फिर से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। जैसे हम कनेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर से ओके कर देते हैं। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड नहीं पूछेगा तो ऑटो सेव में रहता है पासवर्ड। देखिए यहाँ देखोगे तो यहाँ आप क्वेरी चला सकते हैं, जितनी भी आपकी डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरी है वो चला सकते हैं। अभी देखिए कनेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये देखिए सी प्रोग्राम में माई एसक्यूएल जो है आपकी रनिंग नहीं हो पा रही है जो फाइल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी बंद कर दो। हम जो है कमांड पढ़ेंगे, कमांड को समझा दूंगा मैं, तो आपको एग्ज़ाम में हल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जब बाद में माई एसक्यूएल जो है आपको मैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको रियल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए डेटाबेस को मैनेज करते हैं किस में, डेटाबेस यानी कि डीबीएमएस के अंतर्गत, और यह फाइल सिस्टम की तुलना में बेहतर डेटा कंट्रोल देता है। जैसे डीबीएमएस मतलब डेटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस के अंतर्गत डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, किसी यूज़र को क्या चीज़ें देना है या फिर दिखाना नहीं दिखाना। मल्टी यूज़र सपोर्ट मिल जाता है और बैकअप की सुविधा मिल जाती है। तो यहाँ देखिए डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर को डीबीएमएस बोल देते हैं। जो अन्य यूज़र ऐप है या फिर जो भी है उनको यहाँ पर एक प्रकार से डेटा को प्रोवाइड करने की सुविधा दे देता है। कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। डेटा रिडेंडेंसी अधिक हो सकती है। भाई डीबीएमएस में डेटा रिडेंडेंसी अलग अधिक हो सकती है। जैसे मान लीजिए डेटा टेबल में रिकॉर्ड एंटर किया जाता है, मतलब टेबल के माध्यम से डेटा को मेंटेन किया जाता है, तो वहाँ तो कम नहीं होगी। परंतु यहाँ अगर बात करें हम हायरार्चिकल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, इनमें आपको रिडेंडेंसी या डुप्लीकेसी देखने को मिल जाती है। और जब डुप्लीकेसी मिल जाती है तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी की समस्या आ जाती है, क्योंकि मिसमैच हो जाते हैं रिकॉर्ड। और टेबल के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होता डीबीएमएस में। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए कम उपयुक्त है। और इसी समस्या के तोड़ के लिए आ गया आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम बोल देते हैं आरडीबीएमएस। ठीक है, और आरडीबीएमएस में जो होता है डेटा को टेबल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। प्रत्येक टेबल जो है प्राइमरी की और फॉरेन की के माध्यम से किसी दूसरे टेबल से जुड़ा होता है। इसका मतलब सभी टेबल आपस में जुड़े होते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के माध्यम से। तो ये क्या होता है भाई, ये एक प्रकार की रिलेशनशिप होती है, और रिलेशनशिप को ही एक प्रकार से बोले रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ टेबल के मध्य टेबल को हम एक प्रकार से एंटिटी बोल सकते हैं, और एंटिटी जो होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो चलिए आगे देखेंगे हम इसको। आरडीबीएमएस जो है एक प्रकार का डीबीएमएस का एडवांस वर्जन है, जिसके अंतर्गत आपको रिलेशनशिप देखने को मिल जाती है। टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है, टेबल आपस में प्राइमरी की और फॉरेन की के माध्यम से जुड़े होते हैं, और इसी को बोल देते हैं रिलेशनशिप मॉडल, यानी कि रिलेशनल मॉडल पर आधारित है। मुख्य रूप से अगर देखें तो आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है, और टेबल को हम सीधे बोले तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर जो आईडी है, नेम है, एज है, ये फील्ड है, और फील्ड को ही कॉलम बोल देते हैं, कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोल देते हैं। और सिंगल मतलब एक ही फील्ड की जानकारी है, एक प्रकार की जानकारी ये देती है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें ऐसे आड़े में 1 to 1 मिनी एक प्रकार से मिनल 22 इस प्रकार से कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये एक प्रकार का रिकॉर्ड है, और इसी को रो बोल देते हैं, इसी को टपल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टपल। उसके बाद हम बात करें ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है, एक प्रकार की वैल्यू है, डेटा आइटम है, और यहाँ पे ये कॉलम नेम हो गया, कोर्स नेम जो भी है। साथ ही अगर यूनिक आईडी बना देते हैं तो वो कहलाती है प्राइमरी की। ठीक, और यही यूनिक आईडी दूसरे टेबल में जाके क्या बन जाती है? फॉरेन की बन जाती है। तो रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो डेटा को रो और कॉलम वाली टेबल में रखा जाता है, जो हमने देखें। हर टेबल एक एंटिटी को दर्शाती है, यानी कि एक प्रकार का स्टूडेंट है, कॉलेज जो आपका कोर्स है, टीचर है, अलग अलग एंटिटी हो सकती है। प्राइमरी की से प्रत्येक रिकॉर्ड कैसे हो जाती है? यूनिक हो जाती है, यानी कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होते, साथ ही नल वैल्यू नहीं हो सकती। फॉरेन की से
टेबल के बीच रिलेशनशिप बनता है जो हमने अभी देखे हैं। डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखी जाती है। भाई डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो जाता है, या अखंडता हो जाती है, डेटा की इंटीग्रिटी यहाँ बनाए रखी जाती है। तो टेबल के मध्य रिलेशनशिप हो जाती है। रो को टपल बोला जाता है, कॉलम को एट्रीब्यूट बोला जाता है। डीबीएमएस की मुख्य विशेषताएं तो हमने देखे थे। अब यहाँ पे हमने आरडीबीएमएस की देखना है। डेटा रिडंडेंसी कम हो जाती है क्योंकि सभी टेबल आपस में जुड़े हैं, तो फटाक से पता चल जाता है कि कहीं टेबल डुप्लीकेट, मतलब जो आपका टेबल में रिकॉर्ड है और डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, तो वो एरर आ जाती है। नॉर्मलाइजेशन की सुविधा हो जाती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा को सरल बनाया जाता है। प्राइमरी की और फॉरेन की का उपयोग होता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट यहाँ इसके लिए बेहतर हो जाता है। चलिए आगे देखें। तो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में कंपैरिजन की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो डीबीएमएस है। डीबीएमएस में डेटा इस प्रकार से एक्सएमएल फाइल, एक्सेल फाइल या फिर जो भी है इस प्रकार रखा जाता था, पर उसी को एडवांस रूप में बना दिया गया आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डेटा को टेबल फॉर्मेट में रखा जाता है। प्रत्येक टेबल जो है एक प्राइमरी की से इंडिकेट होता है, यूनिक रिकॉर्ड, और वही प्राइमरी की जाकर फॉरेन की के माध्यम से दूसरे टेबल से जुड़ी होती है। तो जितना भी डीबीएमएस में यानी कि आरडीबीएमएस में क्या होता है, पूरा डेटाबेस के अंतर्गत जितना भी रिकॉर्ड होता है वो टेबल फॉर्मेट में होता है। अलग अलग कैटेगरी में सभी टेबल आपस में जुड़े होते हैं, और जुड़े होने के कारण यहाँ पे रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती। मतलब एक ही टेबल से हम सभी टेबल के रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं आसानी से, डेटा इंटीग्रिटी या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के माध्यम से। चलिए आगे देख लेते हैं, अंतर देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए आपको देखने को मिल जाता है क्या कि भाई डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम देख ले डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस में सॉफ्टवेयर जो डेटा को स्टोर और मैनेज करता है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो डेटा को टेबल फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है। सभी टेबल आपस में रिलेशन बनाती है। डेटा स्टोरेज की बात करें तो फाइल या हायरार्चिकल यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रक्चर में हो सकता है डीबीएमएस में। यहाँ पे जो आरडीबीएमएस है उसमें टेबल फॉर्मेट में रो और कॉलम के माध्यम से डेटा स्टोर हो जाता है। रिलेशनशिप की बात करें तो डीबीएमएस में लिमिटेड या रिलेशनल यहाँ पे नहीं होता, पर आरडीबीएमएस में रिलेशनल डेटाबेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की होती है। डेटा इंटीग्रिटी डीबीएमएस में बहुत कम होती है, परंतु यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। कांस्टेंट और रूल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यूनिक कांस्टेंट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको जो है जो डेटा इंटीग्रिटी है आरडीबीएमएस में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। उसके बाद एसक्यूएल सपोर्ट की बात करें तो डीबीएमएस एसक्यूएल सपोर्ट नहीं करते, पर आरडीबीएमएस आपके एसक्यूएल सपोर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब जो क्वेरीज होती है जो हम आगे देखेंगे, मतलब जो लैंग्वेज है जिसके माध्यम से डेटाबेस में काम करते हैं वो कहलाती है एसक्यूएल। रिडंडेंसी की बात करें तो आपका जो है डीबीएमएस में रिडंडेंसी अधिक मिल जाती है, परंतु आरडीबीएमएस में रिडंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को सरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टैंड अलोन फाइल सिस्टम। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आपका आरडीबीएमएस है, परंतु पुराने की बात हो रही है यहाँ पे। और नए में अगर देखें जो आरडीबीएमएस में माइस्क्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ये सारी चीज़ें, पोस्टग्री एसक्यूएल, ये सब आरडीबीएमएस कैटेगरी में आ जाते हैं। प्राइमरी यूज़ की बात करें तो डीबीएमएस का यूज़ छोटे एप्लीकेशंस स्टैंड अलोन सिस्टम में हो जाता है, और आरडीबीएमएस का उपयोग जो है लार्ज एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन में हो जाता है। इसके अलावा आपको ट्रांजैक्शन की बात करें तो लिमिटेड ट्रांजैक्शन हो जाते हैं डीबीएमएस में। आरडीबीएमएस में आपको एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें यानी कि एसेट को सपोर्ट कर लेता है। मल्टी यूज़र की बात करें तो डीबीएमएस में बहुत कम यूज़र हो जाते हैं। और एक बात करें यहाँ पे आरडीबीएमएस की, तो यहाँ पर साइमल्टेनियस मतलब एक साथ बहुत सारे एक्सेस पॉसिबल होते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा अंतर देखे दोनों में। अगर आपको अंतर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से बन जाएंगे। रिवीजन जरूर करिएगा, अपने जो पीडीएफ मिल जाती उसके लिए, ठीक है, वहाँ पे आपको रिवीजन कर लेना है कंप्लीट रूप से 2-3 बार। वीडियो को सुन लिया करिए, जैसे एक बार अच्छे से देख लिए और 2-3 बार आप सुन सकते हैं, तो उससे क्या होगा आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाएगी। सभी आरडीबीएमएस क्या होते हैं भाई? डीबीएमएस होते हैं। क्यों? क्योंकि डीबीएमएस का ही एडवांस वर्जन क्या है आपका? आरडीबीएमएस। परंतु सभी डीबीएमएस आरडीबीएमएस नहीं होते, ये ध्यान रखना। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना वैसे। तो डीबीएमएस के उदाहरण देखें तो फॉक्स प्रो है, डीबीएस है। और आरडीबीएमएस की बात करें तो यहाँ पे माइस्क्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। चलिए आगे देखें, डीबीएमएस व्यू लेवल हमको देखना है। डीबीएमएस व्यू लेवल हम देख सकते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आपको 3 लेवल देखने को मिल जाएंगे। डीबीएमएस के कितने लेवल देखने को मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 3 लेवल कौन से हैं। सबसे पहले तो डेटाबेस स्टोर हो जाता है जिसे फिजिकल लेवल बोल देते हैं, सबसे निचला लेवल, ठीक है। फिजिकल लेवल जहाँ हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी या जो भी चीज़ें स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखोगे क्या, जो आपका नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल लेयर। कॉन्सेप्चुअल लेयर में क्या देखने को मिल जाता है भाई? लॉजिकल, किस प्रकार डेटा जो है किसको दिखाना है या जो भी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, ये मिडिल लेवल कहलाता है। उसके बाद आप देखोगे एक्सटर्नल लेआउट। तो एक्सटर्नल लेआउट में क्या होता है? एक्सटर्नल लेआउट में आपको देखने को मिल जाता है सबसे उच्चतम लेवल, यानी कि सबसे टॉप लेवल का हो जाता है, जो कि व्यू लेवल हो जाता है, जिसके अंतर्गत यूज़र को क्या दिखाना है, एडमिन को क्या दिखाना है, या फिर आपका जो एक्सटर्नल यूज़र है उसको क्या दिखाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखी जाती है। तो ये डेटा सिक्योरिटी बनी रहे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बना रहे और डेटा इंडिपेंडेंस मेंटेन हो, ये तीन जो है एक प्रकार से 3 लेवल यहाँ पे रखे जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल लेवल, जिसको हम बोल देते हैं व्यू लेवल, टॉप लेवल हो जाता है, सबसे ऊपरी लेवल इसको बोला जाता है। इसमें यूज़र को डेटाबेस का केवल वही हिस्सा दिखाया जाता है जिसकी उसे केवल ज़रूरत होती है, ठीक है। यूज़र स्पेसिफिक व्यू हो जाता है, किस यूज़र को क्या दिखाना है। हर एक यूज़र के लिए हर एक व्यू अलग अलग हो जाता है। जैसे लॉगिन आईडी बनती है तो हर एक यूज़र को अलग अलग चीज़ें दिख जाती है। सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट को केवल किसकी ज़रूरत है भाई? नेम और मार्क्स की। एडमिन को पूरा डेटा दिखना चाहिए, तो ये यूज़र के हिसाब से बदल गया व्यू। यह लेवल एंड मतलब एक प्रकार से एंड यूज़र से डायरेक्टली जुड़ा होता है, इसलिए टॉप लेवल इसे बोला जाता है। दूसरा लेवल जो है आपका लॉजिकल, जिसको कॉन्सेप्चुअल लेवल भी बोल देते हैं। तो यह है डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है। इसका मतलब यह है पूरा डेटाबेस डिस्क्राइब करता है लेकिन स्टोरेज डिटेल नहीं बताता। एंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। टेबल, रिलेशनशिप, कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है। और ये सब जो है आपको डीबीए के लेवल पे मिल जाता है। डीबीए बोले तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब डेटाबेस का जो प्रशासक होता है, इस लेवल पर ये काम कर लेता है। कुछ एग्जांपल देखें, जैसे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी, नेम, एज है। कोर्स में कोर्स आईडी, कोर्स नेम है। फॉरेन की, रिलेशनशिप, ये सब मेंटेन करता है डीबीए। अब बात कर लेते हैं सबसे निचले लेवल, जिसको हम इंटरनल लेवल बोल सकते हैं या फिर फिजिकल लेवल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यह है सबसे नीचे का स्तर है और यह बताता है कि डेटा फिजिकली डिस्क पर कैसे स्टोर होता है। स्टोरेज डिटेल हो जाती है, इंडेक्सिंग, फाइल स्ट्रक्चर, मेमोरी मैनेजमेंट। इसके अलावा डेटा किस ब्लॉक में स्टोर होता है, इंडेक्स कैसे बना है, फाइल स्ट्रक्चर कैसा है, यह लेवल एंड यूज़र को दिखाई नहीं देता है, ये ध्यान रखना है। तो आप तीनों में यहाँ अंतर देख लेना। देखिए एक्सटर्नल बोले तो यूज़र का व्यू हो जाता है जो टॉप लेवल का हो जाता है एंड यूज़र के लिए। सिक्योरिटी और डेटा हाइडिंग यहाँ मिल जाती है। कॉन्सेप्चुअल में मिडिल लेवल हो जाता है लॉजिकल स्ट्रक्चर, डीबीएस को मैनेज कर लेता है। कंप्लीट जो है डेटाबेस का डिज़ाइन यहाँ मिल जाता है। इंटरनल में फिजिकल स्टोरेज सिस्टम के अंतर्गत ही चीज़ें मिल जाती है और इसके बाद है जो डेटा स्टोरेज है वो मैनेजमेंट यहाँ मिल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जैसे डीबीएमएस में 3 व्यू लेवल हो जाते हैं जो हमने देखे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे हो जाता है भाई? ये व्यू लेवल पे हो जाता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, जो एक्सटर्नल व्यू सेम रहे यहाँ पे इसके लिए। और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी मतलब यहाँ पे इंटरनल लेवल पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। 3 लेवल हमने देखे, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए डेटाबेस ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर है। टेबल को ही रिलेशनशिप एंटिटी हम बोल सकते हैं जो आपस में जुड़ी होती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक रो को हम टपल बोल देते हैं, ठीक है, या रिकॉर्ड बोल देते हैं, और प्रत्येक कॉलम को एट्रीब्यूट या फील्ड बोल देते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं भाई? डेटाबेस में डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं जी उनको ही डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत टेबल है, रो है और कॉलम मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, तो टेबल के अंतर्गत आप देखोगे ये कंप्लीट रो और कॉलम का मिश्रण क्या कहलाता है? टेबल। प्रत्येक रो को क्या बोल देते हैं भाई? फील्ड, मतलब यहाँ पे प्रत्येक रो को रिकॉर्ड बोल देते हैं, टपल बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक फील्ड को क्या बोल देते हैं? प्रत्येक फील्ड को कॉलम या एट्रीब्यूट बोल देते हैं। ये यूनिक एक प्रकार से अलग वैल्यू रखती है, मतलब सेम वैल्यू रखती है, जैसे नंबर है या फिर यहाँ पे टेक्स्ट है या फिर जैसे भी सैलरी, डेसिमल पॉइंट, इस प्रकार की वैल्यू रखती है। इसके अंदर वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है, ये वाली है ना। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट मिलकर क्या बन जाता है? एक टेबल बन जाता है, जो हमने पहले भी देखे हैं। तो टेबल मतलब एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा रो और कॉलम में स्टोर होता है। यह किसी एक एंटिटी का डेटा रखती है।
रिलेशनल डेटाबेस जो है उसमें टेबल को रिलेशन भी कहते हैं, साथ ही टेबल बराबर रिलेशन, रिलेशन किसे कहते हैं, टेबल को कहते हैं। और टेबल को ही एक प्रकार से हम इंफॉर्मेशन का कलेक्शन बोले, फाइल भी बोल सकते हैं, पर फाइल बोलना यहाँ पे अच्छा नहीं है आरडीबीएमएस में, टीबीएमएस में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें, टेबल को एंटिटी भी बोला जाता है जो पर्टिकुलर प्रकार का डेटा स्टोर कर लेती है। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। टेबल का एक यूनिक नेम होता है, इसमें रो और कॉलम होते हैं, बिल्कुल। टेबल में प्राइमरी की होती है, बिल्कुल सही। टेबल में डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहता है, रो और कॉलम में, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एक प्रकार से पूरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर वाली चीज़ आ जाएगी, नेम में नेम वाली चीज़ आ जाएगी। अगर हम यहाँ डेटा इनपुट करें तो यहाँ पे जैसे 101 आ जाएगा, यहाँ पे हम जो है देखिए इस प्रकार से मार्क्स हम इनपुट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 255, इस प्रकार से। तो ये हम जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज है, मार्क्स में मार्क्स आ जाएगा, नेम में नेम आ जाएगा, रोल नंबर में रोल नंबर। तो पूरा स्ट्रक्चर टेबल फॉर्मेट में बोले तो रिलेशन में कंप्लीट रूप से रहता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले, जैसे आरडीबीएमएस में डेटा टेबल फॉर्मेट में रहता है, टेबल एक एंटिटी को दर्शाती है और रिलेशन शब्द टेबल के लिए उपयोग किया जाता है। बात करते हैं रो की। रो मतलब एक टपल हो जाती है, टपल को ही एक रिकॉर्ड बोल देते हैं। टेबल की हॉरिजॉन्टल लाइन जो आड़े में होती है, जैसे ये देखिए, ये जो कंप्लीट है ये क्या है, एक प्रकार की रो है, रो ही टपल है और रो एक कंप्लीट रिकॉर्ड को दर्शाती है। रिलेशनल मॉडल में रो को टपल कहा जाता है, मतलब रो बराबर टपल, टपल बराबर रिकॉर्ड। तो इस प्रकार ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूरी रो देख सकते हैं, मतलब 101 वाली जो रो है वो एक प्रकार की टपल है या एक रो है। प्रत्येक रो यूनिक होनी चाहिए और यूनिक होने के लिए आपको प्राइमरी की लगाना जरूरी है। प्राइमरी की एक यूनिक रूप से एक की होती है, चाबी बोल सकते हैं एक रिकॉर्ड के लिए, जो यूनिक होती है। डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए और प्राइमरी की जो है यूनिक होती है और नल नहीं होती। नल का मतलब खाली नहीं होती है। वर्टिकल लाइन रो नहीं होती है, वर्टिकल लाइन को हम बोल देते हैं कॉलम। ठीक है, चलिए कॉलम की बात करें। कॉलम देख सकते हैं, टेबल की वर्टिकल लाइन को कॉलम बोल देते हैं, खड़ी लाइनों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको हम कॉलम बोलेंगे और इसको हम रो बोलेंगे। तो कॉलम वर्टिकल होते हैं। कॉलम किसी एक प्रकार की जानकारी, किसी एक प्रकार की बोले तो रोल नंबर, रोल नंबर ही रोल नंबर रखेगा। नेम सिर्फ केवल नेम रखेगा। मार्क्स केवल नेम मतलब मार्क्स रखेगा। तो केवल एक ही प्रकार की जानकारी को दर्शाता है कौन, कॉलम दर्शाता है। रिलेशनल मॉडल में कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और इसी को हम जो है फील्ड भी बोल सकते हैं, मतलब कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं और कॉलम को फील्ड भी बोल सकते हैं। कॉलम की विशेषताओं की बात करें, प्रत्येक कॉलम का एक नेम होता है, प्रत्येक कॉलम का एक डेटा टाइप होता है। कॉलम में समान प्रकार के डेटा स्टोर होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, रोल नंबर अपने आप में एक कॉलम है, नेम अपने आप में एक कॉलम है, मार्क्स अपने आप में एक कॉलम है। टेबल रो और कॉलम का संबंध बोले तो टेबल में जो होती है रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। एक रो पूरा एक रिकॉर्ड होता है, कॉलम एक पर्टिकुलर फील्ड या एट्रीब्यूट होता है। टेबल में कई रो और कई कॉलम हो सकते हैं। और एक सेल जो होता है रो और कॉलम को काटने से बनता है, जो हमने पहले भी एक्सेल में बात किए थे, तो ये तो कॉमन आपको पता ही होगा। मतलब रो और कॉलम के मिलान बिंदु से जो चौकोन बॉक्स बनता है वो कहलाता है आपका सेल। चलिए कॉन्सेप्चुअल कुछ पॉइंट है। तो टेबल को रिलेशनशिप बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं एक प्रकार से क्या, टेबल को ही मतलब कंप्लीट रूप से एंटिटी बोला जा सकता है। रो को टपल बोला जा सकता है। टपल मतलब एक प्रकार से एक यूनिक रिकॉर्ड, जो आपका जो है एक प्रकार का रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है। कॉलम को एट्रीब्यूट या फिर हम जो है इसको फील्ड बोल सकते हैं। डिग्री, डिग्री मतलब हो जाता है टोटल कॉलम की संख्या। जैसे मान लीजिए वहाँ पे 3 कॉलम थे तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो कॉलम गिनकर हमको बताना डिग्री कितनी है। कॉर्डिनलिटी मतलब जो होता है टोटल रो। तो डिग्री और कॉर्डिनलिटी आपको याद रख लेना है। डिग्री मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, और कॉर्डिनलिटी मतलब हो जाता है नंबर ऑफ रो। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिग्री भी पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है। तो टेबल वाला बराबर रिलेशन, रो मतलब टपल, कॉलम मतलब एट्रीब्यूट, सेल मतलब रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, और यहाँ पे डिग्री मतलब कॉलम की संख्या, और कॉर्डिनलिटी का मतलब हो जाता है रो की संख्या। चलिए अब बात कर लेते हैं की एंड कांस्टेंट की, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगी प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, इसके अलावा चेक कांस्टेंट। ये सब जो है आपको देखने को मिलेंगे आगे चल के। तो की क्या होती है भाई, की मतलब वह फील्ड या कॉलम होती है जो कि टेबल में रिकॉर्ड की पहचान करती है। रिकॉर्ड की पहचान मतलब यूनिक हो जाती है एक तरीके से। और की का उपयोग डुप्लीकेट डेटा को रोकने, टेबल को आपस में जोड़ने या रिलेशन बनाने के लिए किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस में की बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। की बराबर रिकॉर्ड की पहचान करने वाला फील्ड को की बोल देते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ चले तो एक टेबल है,
टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल और दूसरे टेबल का नाम है स्टूडेंट मार्क्स। अभी दोनों में देखिए आप आईडी, नेम और कोर्स है, और इसमें भी आईडी और मार्क्स है। इन दोनों को आपस में जोड़ना, तो यहाँ पे बना ली हमने एक यूनिक आईडी जिसका नाम है प्राइमरी की, और इसी यूनिक आईडी को इधर रख दिए दूसरे टेबल में, तो उस टेबल में वो बन जाएगी फॉरेन की। तो सिंपल समझिए कि जिस टेबल में प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में चले जाएगी तो वो बन जाती फॉरेन की, और इन दोनों के माध्यम से ही हम टेबल में क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो प्राइमरी की का मतलब क्या है, प्राइमरी की वह कॉलम है जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक पहचान देता है। हम सीधे अगर एक्सेस में चले, जैसे एक्सेस से मैं समझाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे मैं जो है प्रैक्टिस डेटाबेस हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है ये देखिए यहाँ हमारे पास में जो रिकॉर्ड है, और इसमें चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूनिक है। कैसे, यहाँ प्राइमरी की बनाई गई, देखिए यहाँ प्राइमरी की टिक मार्क है, इसका मतलब प्राइमरी की क्या करती, यूनिक करती। और ये जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन टेबल है वो फीस टेबल में चला जाएगा। तो फीस टेबल में भी हम जो है डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये दिख रहा है। इसमें प्राइमरी की अलग है, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो किससे आया गया है, रजिस्ट्रेशन टेबल से। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पहले में तो प्राइमरी की है, पर दूसरे टेबल में आकर वो बन गया फॉरेन की। इसके माध्यम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टेबल और फीस टेबल को आपस में जोड़ दिया गया, और सीधे एक ही से हम जो है जानकारी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए जो दूसरा टेबल है उसकी जानकारी हमको यहाँ से दिख जा रही है। तो क्या है ये डेटा रिडंडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डेटा रिडंडेंसी कम हो जाती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनी रहती है। तो प्राइमरी की का मतलब कॉलम, वह कॉलम जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक रखे, खाली नहीं रहता है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, और नल वैल्यू बोले तो खाली नहीं रह सकता। तो प्राइमरी की मतलब सीधे बोला जाता है यूनिक रहना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है, मतलब एक ही मुखिया होता है, मल्टीपल नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली यूनिक हो जाती है, यहाँ पे एक देखने को मिल जाता है। रिकॉर्ड की पहचान के लिए उपयोग होती है, और टेबल में मैंडेटरी होती है, मतलब रिलेशनल कॉन्सेप्ट में इसका उपयोग किया जाता है। नहीं किया जाता, जैसे उदाहरण के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, ये देखिए जैसे मान लीजिए हम क्रिएट में गए और यहाँ पे हम टेबल डिज़ाइन में गए और एक टेबल बनाया हमने। उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं आईडी, और यहाँ लिख दिया हमने आईडी में नंबर, और यहाँ लिख दिया हमने एस नेम। बस इतना बना के हम जो है इसको सेव कर लेते हैं। जिसे हमने ये सेव करे, नाम भी दे दिए। नाम देते हैं तो देखिए क्या बोल रहा है, देयर इज़ नो प्राइमरी की। क्या प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हैं, देखिए यहाँ डायलॉग बॉक्स आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपको रिलेशनल डेटाबेस में क्या बनाना जरूरी है, प्राइमरी की बनाना जरूरी है। चलिए आगे देखें, जैसे यहाँ रोल नंबर को, अच्छा प्राइमरी की उसी को बनाना है जो डुप्लीकेट नहीं होगी। जैसे नेम डुप्लीकेट हो जाएगा, मार्क्स डुप्लीकेट हो जाएगा, पर रोल नंबर किसी व्यक्ति का एक है तो वो दूसरे का नहीं रहेगा, तो इसी को हम क्या बना देंगे, प्राइमरी की बना देंगे। तो प्राइमरी की खाली नहीं हो सकती, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और एक प्रकार से कंपोजिट प्राइमरी की में एक से अधिक कॉलम मिलाकर प्राइमरी की बनते हैं। उदाहरण के लिए रोल नंबर और मोबाइल नंबर मिला के हम बना सकते हैं, तो वो कंपोजिट प्राइमरी की बोल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड, बोले तो फॉरेन की। मैंने बताया ना, जो प्राइमरी की दूसरे टेबल में चली जाती है वो कहलाती फॉरेन की। बोले तो फॉरेन की एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ती है, यह दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाए रखती है, और फॉरेन की जो रिलेशन है वो बनाती है। फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है, क्योंकि फॉरेन की भाई सिंपल सी बात है दूसरे टेबल में। उदाहरण के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन टेबल है इसमें देखिए प्राइमरी की आपको देखने को मिल जाती है, पर दूसरे टेबल में वो फॉरेन की के रूप में जा रही। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 1101 देखिए 1101 फिर से दिख गया, 1101 फिर से दिख गया। तो दूसरा में फॉरेन की है ना भाई, जो प्राइमरी की है वो डुप्लीकेट नहीं होगी, फॉरेन की जो है डुप्लीकेट हो सकती है। यही बात कही जा रही कहाँ पे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है पर प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होगी, और फॉरेन की ही रिलेशन बनाती है, मतलब पहले टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की बन जाएगी। फॉरेन की में नल हो सकता है, खाली हो सकता है, यदि कांस्टेंट ना लगाया जाए। ठीक है, कांस्टेंट आगे क्या होता है वो देखेंगे हम। यह पेरेंट जो टेबल है उसकी प्राइमरी की पर निर्भर होती है। अब बात करते हैं कांस्टेंट जो यूनिक होता है। भाई यूनिक कांस्टेंट का मतलब किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। किसी कॉलम का मतलब टेबल में जो डेटा है प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए, प्रत्येक फील्ड के लिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और नल वैल्यू की अनुमति हो सकती है पर यूनिक होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं यूनिक कांस्टेंट। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए उदाहरण के लिए एक टेबल है, डेमो के लिए हमने यहाँ लिया। जैसे ये देखिए यहाँ सब जो है हमने यूनिक यूनिक लिया, पर यहाँ पे जो है ऊपर वाले में देखिए, यहाँ देखिए दिस इज़ इलीगल बिकॉज बोथ द नेम एंड ईमेल कॉलम कंटेंट द सेम वैल्यू। मतलब यहाँ देखिए सेम वैल्यू दोनों की देखने को मिल जा रही है, पर यहाँ पे आपकी सेम वैल्यू नहीं है। जैसे ये नाम है ना, तो नाम देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी अलग अलग मिल जा रही है, तो ये एक प्रकार से क्या है, करेक्ट है। पर ये आपका क्या है, सेम है। मतलब प्राइमरी की यूनिक प्लस नॉट नल होती है, पर यूनिक डुप्लीकेट नहीं है लेकिन नल हो सकता है।
तो यहाँ पे आप जो एक प्रकार से क्या होता है, प्राइमरी की तो सिंपल है, यूनिक भी होना चाहिए और खाली नहीं रहना चाहिए। पर यूनिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता पर खाली हो सकता है, खाली रख सकते हैं इसको, तो ये थोड़ा सा अंतर है। एक टेबल में एक से अधिक यूनिक कांस्टेंट हो सकते हैं। यूनिक कांस्टेंट प्राइमरी की जैसा ही होता है पर खाली वैल्यू को अलाउ कर देता है, और प्राइमरी की खाली वैल्यू को अलाउ नहीं करता। नॉट नल कांस्टेंट की बात करें तो नॉट नल कांस्टेंट किसी कॉलम में नल वैल्यू को रोक देता है, जैसे उधर यूनिक कांस्टेंट यूनिक वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट था। डेटा एंटर करना अनिवार्य बनाता है, जैसे नॉट नल का मतलब क्या हो जाता है, वैल्यू डालना कंपलसरी है। जैसे स्टार लगा होता है कहीं लाल कलर का, तो आपको देखना है भाई खाली नहीं छोड़ सकते। इसके बाद है नेम कॉलम, नॉट नल है तो नेम जो है खाली नहीं छोड़ा जा सकता। फिर आता है एक चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू रखता है। जैसे चेक कांस्टेंट किसी कॉलम में कंडीशन लागू करता है, डेटा तभी इंसर्ट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। उदाहरण के लिए कांस्टेंट यहाँ पे देखिए हमने लिखे हैं कॉस्ट बड़ी है बराबर जीरो के, तो ही डेटा एंटर होना चाहिए। मतलब कॉस्ट को आप जीरो नहीं रख सकते, ना तो प्राइस को जीरो रख सकते हैं। तो यहीं पे बात हो रही है, जैसे उदाहरण के लिए एज बड़ी है 18 से, तो यहाँ पे वैल्यू एंटर हो। मार्क्स बड़े हैं 0 से या बराबर, उसको तो माइनस में वैल्यू नहीं लेगा। सैलरी 5000 से बड़ी होना चाहिए तो वैल्यू एंटर होगी। तो इसको बोल देते हैं चेक कांस्टेंट, यानी कंडीशन बेस्ड यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि वैलिडेशन बोल सकते हैं एक प्रकार का। तो डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखना इसका काम हो जाता है, डुप्लीकेट वैल्यू को रोकना, इनवैलिड डेटा को रोकना, टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अंतर देख लेते हैं प्राइमरी की वर्सेस यूनिक कांस्टेंट में। तो प्राइमरी की में नल नहीं होता, यूनिक कांस्टेंट में नल हो सकता है। प्राइमरी की जो है केवल एक होती है, यूनिक कांस्टेंट एक से अधिक हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे प्राइमरी की ऑटोमेटिकली यूनिक हो जाती है, फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है। वन लाइनर कॉन्सेप्ट देखें तो प्राइमरी की यूनिक प्लस नॉट नल, फॉरेन की दूसरी टेबल में प्राइमरी की होती है, यूनिक जो है तो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नॉट नल आपका खाली नहीं रह सकता, चेक आपका कंडीशन बेस्ड हो जाता है, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, जो कि आपका नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 1F 1NF 2NF और 3NF बोले तो 1 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है आपका एक प्रकार से सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, उसके बाद है थर्ड नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद भी होते हैं BCNF हो जाता है, 4th NF 5th NF 6th NF, इस प्रकार की चीज़ें। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, हमको थर्ड तक पढ़ना है। और दूसरी चीज़ डेटा रिडंडेंसी हमको देखना है, बोले तो डुप्लीकेट डेटा नहीं होता। तो यहाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को व्यवस्थित करती है। मतलब मुख्य रूप से इसका उद्देश्य जो है डेटा रिडंडेंसी को कम करना और साथ ही डेटा इनकन्सिस्टेंसी और डेटा इंटीग्रिटी को बनाए रखना नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। और नॉर्मलाइजेशन मुख्यतः RDBMS में ही उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए ये देखिए नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन करने के पहले आप देखोगे तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स है, इंस्ट्रक्टर है। अब देखिए ये कैसे यहाँ से रिलेटिव मतलब एक प्रकार से निर्भर होना चाहिए आईडी पर, सभी चीज़ें आईडी पर निर्भर होना चाहिए। तो स्टूडेंट नेम तो है भाई, कोर्स भी होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमने जो है सबको क्या कर दिए, तोड़ दिए, यहाँ पर अलग अलग कर दिए। तो हमने एक टेबल बना दी स्टूडेंट का, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट नेम, जो पूरी तरीके से इसी पर डिपेंड है और ना ही डुप्लीकेट वैल्यू है। फिर कोर्स टेबल बना दिए, तो कोर्स टेबल में हमने कोर्स लिखे और कोर्स में सीधे इंस्ट्रक्टर लिख दिए जो उसी पर डिपेंड है। उसके बाद हमने क्या बना दिए, एनरोलमेंट टेबल बना दिए जिसमें एनरोलमेंट आईडी और कोर्स बना दिए। जो कोर्स है वो सीधे सीधे स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड है। तो यहाँ पे ना तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है और ना ही यहाँ पे डिपेंडेंसी अलग अलग देखने को मिल जा रही, डिपेंडेंसी पूरी तरीके से मिल जा रही। तो इसे हम बोल देते हैं नॉर्मलाइजेशन। यानी नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य रिडंडेंसी को कम करना और यह टेबल को छोटे और लॉजिकल भागों में विभाजित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो डेटा रिडंडेंसी क्या है, डेटा रिडंडेंसी मतलब एक ही डेटा को बार बार स्टोर करना डेटा रिडंडेंसी हो जाती है। इससे स्टोरेज की बर्बादी होती है और अपडेट एनोमली की समस्या हो जाती है। तो अपडेट बोले तो अपडेट करोगे तो एक जगह करोगे ना, दोबारा से याद थोड़ी रहेगा कि कहाँ कहाँ किया गया है, तभी तो हमने डुप्लीकेट करे हैं। तो डुप्लीकेट डेटा जब अपडेट हो जाता है तो इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसी समस्या को दूर किया जा रहा है कि डेटा रिडंडेंसी कम हो जाना चाहिए। तो रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा, और नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से हम इसी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए जॉन नाम का एक व्यक्ति है जिसकी फाइनेंशियल में भी हो गए, ह्यूमन रिसोर्स में भी इसकी जानकारी हो गई और टारगेट डेटाबेस में भी यहाँ देखोगे तो आपको दो जगह इसकी डाटा मिल जा रही है। बोले तो 1000 वाला मिल जा रहा है और एक 2000 वाला।
तो यहाँ एक जगह 1000 है और एक जगह 2000 है, तो इसी को बोल देते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब मिसमैच मिल रहा है। अब पहचाने कैसे भाई कि कौन सा सही है, तो ये समस्या हो जाती है डेटा रिडेंडेंसी के कारण। तो डुप्लीकेट डेटा रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा तो डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नॉर्मलाइजेशन के फायदे देखो तो डुप्लीकेट डेटा कम हो जाता है, यानी कि डेटा रिडेंडेंसी नहीं होती, डेटा इनकंसिस्टेंसी कम हो जाती है, अपडेट इंसर्ट और डिलीट एनोमली कम होती है, मतलब बार बार अपडेट, बार बार इंसर्ट और बार बार डिलीट नहीं करना पड़ता, डेटा स्ट्रक्चर बेहतर बनता है। तो यहाँ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मतलब टेबल में रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, प्रत्येक सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक मतलब सिंगल, उसके बाद मल्टी वैल्यू कॉलम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोले तो नो रिपीटिंग ग्रुप, मतलब बार बार रिपीट ना हो कोई भी चीज़ें, और फर्स्ट एनएफ के अंतर्गत एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, दो चीज़ें, रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए और एटॉमिक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए 101 जो है रोल नंबर, उसमें आपका रवि देखने को मिल जाता है और उसके दो सब्जेक्ट है मैथ्स और साइंस, तो भाई एक ही में हमने टोकना भर दिए यहाँ पे, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, गलत है। तो इसको सुधार कैसे करेंगे भाई, 101 अलग ले लिए, रवि रवि और दो अलग अलग कर दिए, तो रिकॉर्ड दोनों अलग अलग हो गए। देखिए डुप्लीकेट यहाँ पे मतलब हमको एक प्रकार से डुप्लीकेट रिकॉर्ड एक ही में नहीं मिला, परंतु अलग अलग रिकॉर्ड हमने रख दिए। बोले तो अब प्रत्येक सेल में सिंगल वैल्यू है, ये नियम फॉलो होता है कहाँ पे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में दो चीज़ें हो जाती है, रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, एटॉमिक वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि रिपीटिंग ग्रुप एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, और यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या हो जाता है आगे देखेंगे, नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरह प्राइमरी की पर डिपेंड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म बोले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो रहे पर नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी जब प्राइमरी की बनाई जाती है ये जो है, तो वो एक या एक से अधिक कॉलम हो सकते हैं और कोई कॉलम प्राइमरी की के एक भाग पर डिपेंड करे तो उसे पार्शियल बोल देते हैं। उदाहरण के रोल नंबर जो है, रोल नंबर में सब्जेक्ट भी मतलब सब्जेक्ट भी इस पर डिपेंड होना चाहिए, स्टूडेंट भी, परंतु यहाँ सब्जेक्ट जो है मतलब इस पर डिपेंड है और जो स्टूडेंट है वो भी इसी पे डिपेंड है। तो भाई जो है आपका इस पर डिपेंड होना चाहिए दोनों चीज़ें, मतलब एक प्रकार से ये दोनों में आपस में डिपेंड होना चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट केवल रोल नंबर पर डिपेंड है, ठीक है, जबकि सब्जेक्ट पर नहीं है, मतलब स्टूडेंट नेम सिर्फ इस पर डिपेंड है, इस पर भी तो होना चाहिए, तो दोनों में नहीं है, इसी को बोल दी हमने पार्शियल डिपेंडेंसी, मतलब दोनों पे डिपेंड होना चाहिए ना, किसी एक पे है। भाई सब्जेक्ट को निकाल दें तो भी कोई दिक्कत थोड़ी होगी, तो निकाल देते हैं, जिस पे कोई दिक्कत नहीं होगी उसको निकाल देते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, दो टेबल बन जाएंगे, एक तो रोल नंबर वाला जिसमें स्टूडेंट नेम पूरी तरीके से डिपेंड है किस पे, रोल नंबर पर, दूसरा बना दी रोल नंबर और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पूरी तरीके से डिपेंड है किस पर, रोल नंबर पर। तो अब जो है आपका फुल डिपेंडेंसी हो गई है, मतलब पूरी तरह डिपेंडेंसी हो गई है, पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ से हट गई है। तो इसी को बोल देते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, टेबल पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए और पूरी तरीके से डिपेंडेंसी होना चाहिए। उसके बाद आपको थर्ड में आना है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब हो जाता है, आप ऐसे देखो कि सिंपल आपको देखने को मिल जाता है कि जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर पर कौन डिपेंड है भाई, डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी पे कौन डिपेंड है, डिपार्टमेंट नेम। तो ऐसे चक्र चल रहा है क्रम कि भाई मान लो उदाहरण के लिए बेटा जो है पिताजी पे डिपेंड है और पिताजी दादाजी पे डिपेंड है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरी तरह डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि ट्रांजिटिव का मतलब जब नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करे और वह एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर डायरेक्ट डिपेंड ना करे, मतलब इनडायरेक्टली हो जाता है। जबकि कायदे से नियम होना चाहिए कि दादाजी पर दोनों डिपेंड होना चाहिए, तो यहाँ रोल नंबर पे ये दोनों डिपेंड होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट आईडी पर डिपेंड है, डिपार्टमेंट आईडी रोल नंबर पर डिपेंड है, तो ये ट्रांजिटिव यानी कि एक प्रकार से क्रम चल रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ हम सुधार कैसे करेंगे, अलग अलग कर दिए, रोल नंबर पर पूरी तरीके से डिपेंड कौन है भाई, डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी पे पूरी तरीके से डिपेंड कौन है, डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ ट्रांजिटिव जो डिपेंडेंसी थी वो हट गई, एक श्रृंखला बन रही थी वो हट गई है, तो ये कहलाती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोले तो रिपीटिंग ग्रुप हट गया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी हट गई, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हट गई। तो ये आपको तीन क्रम देखने को मिले। एनोमलीज का मतलब हो जाता है जो डेटाबेस में काम करते हैं, जैसे इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये तीन समस्या बहुत कम हो जाती है जब आप जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक काम कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन मतलब रिडेंडेंसी कम करना,
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मतलब एटॉमिक वैल्यू, रिपीटिंग ग्रुप हटा देना। सेकंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी हटा देना। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटा देना। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है, और थर्ड के लिए पहले उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है। चलिए अब फाइनली बात करते हैं हम किसकी, माई की। माई क्या है भाई, माई एक प्रकार का RDBMS है, RDBMS। और इसी के अंतर्गत हम देखने वाले सबसे पहले आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ओपन सोर्स, ये सारी चीज़ें। तो माई क्या है, माई एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब RDBMS है, ये ध्यान रखना है। और यह डेटा को टेबल्स के रूप में स्टोर करता है। यह SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग करता है, और यह मल्टी यूज़र और मल्टी थ्रेडेड डेटाबेस सिस्टम है, एक प्रकार से हम देख सकते हैं। तो माई एक RDBMS है, और यहाँ पे माई जो है SQL लैंग्वेज का उपयोग कर लेता है। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एक प्रकार का ये एप्लीकेशन है, और ये एक प्रकार की लैंग्वेज है। इसको आप एप्लीकेशन मत बोल देना SQL को। तो SQL एक प्रकार की लैंग्वेज है जो डेटाबेस लैंग्वेज कहलाती है। माई आर्किटेक्चर के अंतर्गत आपको मिलेगा क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है भाई, एक क्लाइंट हो, मतलब क्लाइंट तो एक नहीं, बहुत सारे होते हैं, सर्वर आपका एक होता है। तो सर्वर मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ पे सर्वर है, और क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं जो कि अलग अलग प्रकार से डेटा को एक्सेस करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसको सॉल्व करता है सर्वर। सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर डेटा प्रोसेस करता है। उसके बाद आप देखिए माई में क्लाइंट अगर देखें तो क्लाइंट वह प्रोग्राम या एप्लीकेशन है जो डेटाबेस से जुड़ता है। क्लाइंट SQL क्यूरी भेजता है, और उसमें आप देखोगे तो माई कमांड लाइन आप देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए वेब एप्लीकेशन देख सकते हैं, PHP एप्लीकेशन। जैसे यह देखिए माई की बात करें, माई तो माई आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे वर्क बेंच जो है आपको देखने को मिल जाता है। वर्क बेंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है डेटा से रिलेटेड क्या कर सकते हो, यहाँ पे DBMS से रिलेटेड सारी कमांड चला सकते हैं। देखिए मैनेज कनेक्शन की बात करें तो यहाँ से कनेक्शन नेम आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इसमें कनेक्ट डेटाबेस कर सकते हैं। चलिए कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे लोकल डेटाबेस स्टैंड अलोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लोकल होस्ट और ये पोर्ट नंबर, ओके कर दिए। ये देखिए एडिटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी पासवर्ड मांगना चाहिए यहाँ कायदे से, तो पासवर्ड यहाँ पे नहीं मांगता है, ठीक है। तो पासवर्ड नहीं मांगा तो कोई दिक्कत नहीं, पहले से ये कनेक्ट है। तो इस प्रकार हम जो है ये माई देख सकते हैं। हालांकि हम इसमें अभी चलाएंगे नहीं कोई भी चीज़ें कमांड। यहाँ देखिए कमांड क्यूरी है, और जो भी सक्सेस का मैसेज आता है वो यहाँ आता है। अगर कोई आउटपुट देखना तो वो यहाँ पर दिखाई दे देता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है क्या, जो आपका डेटाबेस है, ठीक है। स्कीमा देख सकते हैं, जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है कि भाई किस प्रकार डेटा स्टोर करना है, सारी चीज़ें। देखिए न्यू SQL हम बना सकते हैं, देखिए यहाँ से न्यू SQL फाइल भी हम सेव कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट मुख्य रूप से देखें तो क्लाइंट क्यूरी बस भेजता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो माई में सर्वर की बात करें तो सर्वर जो है डेटाबेस को स्टोर कर लेता है, मैनेज कर लेता है। सर्वर क्लाइंट की क्यूरीज को एग्जीक्यूट करता है, सर्वर रिजल्ट वापस क्लाइंट को भेज देता है, और सर्वर सिक्योरिटी और डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन कर लेता है। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर प्रोसेस फ्लो की बात करें तो क्लाइंट SQL क्यूरी भेजेगा, सर्वर उस क्यूरी को रिसीव करता है, क्यूरी प्रोसेस करता है, और फिर उसके बाद रिजल्ट क्लाइंट को रिटर्न कर देता है। उसके बाद माई जो है ओपन सोर्स विशेषताओं की बात करें तो ओपन सोर्स मैंने पहले भी बताया, ओपन सोर्स मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड उपलब्ध हो जाता है ऑनलाइन, ठीक है। और उसको हम कस्टमाइज तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्री वर्जन होता है एक तरीके का। तो माई ओपन सोर्स डेटाबेस है। ओपन सोर्स की कुछ विशेषताएं, फ्री अवेलेबल हो जाता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट बोले तो विंडोज़ में भी, लाइनेक्स में भी सपोर्ट कर लेता है। कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाता है कि मतलब कोई एरर आती है तो कम्युनिटी मिल जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए चले यहाँ पे तो हम देख लेते हैं माई कम्युनिटी, ठीक है। माई कम्युनिटी अगर करेंगे तो देखिए कम्युनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कम्युनिटी के अंतर्गत भी आपको जो है देखिए कम्युनिटी डाउनलोड कर सकते हैं आप, और आप जो है पूरी टीम मतलब एक प्रकार से वहाँ पे वर्क करती है। तो अपने अपने सुझाव वहाँ पे देती है, किसी की समस्या है, किसी के सुझाव वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोग्रामर की भी कम्युनिटी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो आपको मिल जाएगा लार्ज यूज़र बेस मिल जाता है, वेब डेवलपमेंट में अधिक उपयोगी आप देख सकते हैं। माई के कुछ लाभ है, फास्ट परफॉर्मेंस मिल जाता है, हाई सिक्योरिटी है, मल्टी यूज़र सपोर्ट मिल जाता है, स्केलेबल सिस्टम मिल जाता है, इजी इंस्टॉलेशन मिल जाता है,
माई वेब एप्लीकेशन में अधिक उपयोगी हो जाता है और माई एक प्रकार का ओपन सोर्स है। मुख्य रूप से अगर देखें माई का आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स, तो क्यूरी प्रोसेसर इसमें मिल जाता है, ध्यान रखना है। स्टोरेज इंजन मिल जाता है, बफर मेमोरी मिल जाती है, सिक्योरिटी मॉड्यूल मिल जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत कुछ कंपोनेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। माई क्यूरी प्रोसेसर एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और स्टोरेज इंजन डेटा को स्टोर कर लेता है। तो आप इसको एक बार देख लेना यहाँ पे। चलिए अब बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। एसक्यूएल यानी कि माई एसक्यूएल के अंतर्गत जो डेटा टाइप्स होते हैं जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो उसको हम जो है यहाँ पे एक नज़र में देख लेते हैं। डेटा टाइप का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें मतलब कॉलम में क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, मतलब जो आपकी फील्ड है। उदाहरण के लिए हम चले यहाँ पे, तो देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ नंबर स्टोर करेगा, जो आपका डेट है सिर्फ डेट इनपुट करेगा, जो आपकी अमाउंट है वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू डेसिमल पॉइंट में स्टोर करेगी जिससे कि कैलकुलेशन किया जा सके। रजिस्ट्रेशन टेबल में चले तो देखिए नेम है, नेम आपका जो है अल्फ़ा और न्यूमेरिक चीज़ें स्टोर कर सकता है, हालांकि अल्फ़ाबेट यहाँ पे स्टोर होते हैं। उसके बाद आप देखिए कोर्स की बात करें तो यहाँ पे भी नंबर स्टोर किए जाएंगे। एड्रेस में भी आपको लॉन्ग टेक्स्ट स्टोर किया जाएगा। तो ये चीज़ कहलाती है डाटा टाइप। यानी डाटा टाइप स्टोरेज यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो स्टोरेज बचता है, मतलब जिस हिसाब का डेटा है उस हिसाब का डेटा टाइप रहना चाहिए। उदाहरण के लिए देखें, अगर नंबर टाइप का है तो इंट टाइप का ले लें कि भाई इंट बोले तो होल नंबर दशमलव के साथ में। जैसे यहाँ देखिए माइनस प्लस और डेसिमल, मतलब यहाँ पे डेसिमल के साथ में नहीं आएगा, यहाँ पे होल नंबर का मतलब पूर्णांक वैल्यू और माइनस और प्लस हो सकती है। उसके बाद आप देखो एज और रोल नंबर इसमें आ जाते हैं। साथ ही डेसिमल पॉइंट बोले तो जिसमें पूर्णांक वैल्यू तो आती जाती है, साथ में दशमलव वाली वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, जैसे सैलरी है दशमलव वाली, प्राइस है ये भी डेसिमल में आ जाता है। इसके अलावा मुख्य रूप से अगर देखें तो आपको देखने को मिल जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंतर्गत मिल जाता है केयर। केयर मतलब सिंगल कैरेक्टर बोले तो यहाँ पे केयर की एक फिक्स्ड लेंथ होती है, जिसमें आप केयर में देखोगे फिक्स्ड लेंथ मतलब यहाँ पे कम डेटा स्टोर होने पर भी पूरा स्पेस रिजर्व करता है। तो जैसे जेंडर है, जेंडर के लिए केयर ले सकते हैं, ग्रेड के लिए हम केयर ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्क केयर की बात करें तो वर्क केयर आपका बदलते रहता है। देखिए यहाँ पे केयर जो है फिक्स्ड वाला है और ये जो वर्क केयर है इसका मतलब ये वेरिएबल है, बदलते रहेगा। यानी कि केवल उतनी ही स्पेस लेगा जितना डेटा स्टोर किया गया है। इससे मेमोरी क्या रहती है, एफिशिएंट रहती है। उदाहरण के लिए देखें तो हम नेम ले लेते हैं वर्क केयर 50 और एड्रेस ले लेते हैं वर्क केयर 100। तो इस प्रकार अगर देखें तो केयर जो है फिक्स्ड लेंथ है, वर्क केयर आपका वेरिएबल लेंथ है। दोनों में आप अंतर देख लेना। डेट एंड टाइम की बात करें तो डेट एंड टाइम ये जो है DDMM बाय के फॉर्मेट में बोले तो यहाँ 8 बिट में, यहाँ 8 बाइट में यहाँ चीज़ें स्टोर कर लेता है। तो इसका टोटल जो लेंथ होता है 8 बाइट होता है। तो डेट के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे फॉर्मेट ईयर मंथ और डे इस प्रकार रहता है। डेट एंड टाइम तो यहाँ देखिए आपको डेट और टाइम दोनों के लिए हो जाता है, और जो डेट है डेट या टाइम दोनों में अलग अलग हो जाता है, और यहाँ डेट टाइम दोनों के लिए हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए बिट बढ़ गई है, मतलब बाइट जो है देखिए 8 तो इसी की हो गई और बाकी फिर देखिए आपको 6 इसकी हो गई। तो इस प्रकार देखें तो ज़्यादा स्पेस लेता है कौन, आपका डेट एंड टाइम स्टैम्प वगैरह उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप हमने यहाँ पे देखें, थोड़ा बहुत आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं मेटा डेटा क्या होती है। तो मेटा डेटा के अंतर्गत सो डेटाबेस यूज़ है, डिस्क्राइब है, टेबल नेम, सो टेबल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेटा डेटा को हम कैसे समझेंगे, जैसे आपके पास कहीं खजाना रखा हुआ है, कहाँ पे कहीं ढूंढने जाना है, पर ढूंढने जाना वो खजाना आपको पता है कहाँ रखा है पर एग्जैक्ट नहीं पता है कहाँ रखा है, एक पहाड़ में है या जंगल में है, खदान में, जहाँ भी। पर उस तक पहुँचने के लिए आपको क्या है कि भाई उस तक पहुँचने के लिए आपको एक नक्शा मिल जाता है। तो नक्शा क्या है आपके लिए, एक खजाना का एक इन्फॉर्मेशन है, और आपके लिए नक्शा काम का नहीं है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए खजाना है, उस कारण आपके लिए नक्शा काम का है। तो जो खजाना है उसके नक्शा को हम क्या बोलेंगे, मेटा डेटा। सिंपल सी बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो खजाना है, पर खजाना को ढूंढने में हेल्प कौन कर रहा है, नक्शा। उसी प्रकार हमारे लिए डेटाबेस काम का है, पर डेटाबेस के जो कॉलम की इन्फॉर्मेशन है कहीं और रखी हुई है टेबल स्ट्रक्चर में, तो वो टेबल स्ट्रक्चर हमारे लिए क्या हो जाएगा, मेटा डेटा। यानी सिंपल अगर बोले डेटा के डेटा को हम मेटा डेटा बोलेंगे। डेटा स्ट्रक्चर की जानकारी देता है, जैसे कौन कौन से डेटाबेस है, किस टेबल में कौन से कॉलम है, ये सारी चीज़ें हमको मेटा डेटा से ही पता चल पाती है। तो मेटा डेटा मतलब टेबल का स्ट्रक्चर। यह एक्चुअल डेटा तो नहीं होता है, पर टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होती है। जैसे आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप की है, ठीक है, प्राइमरी है, फर्स्ट नेम आपका एनवर केयर है, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम है, इस प्रकार की चीज़ें हमको मिल जाती है। डेटा हमारा यही मिल जाता है टेबल में।
अब सो डेटाबेस एक इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे सर्वर में उपलब्ध सभी डेटाबेस की लिस्ट को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ अगर बात करें हम माइस्क्वेल की, तो सो डेटाबेस अगर हम लिखेंगे तो सभी डेटाबेस यहाँ पे दिखा देंगे। यह DQL कमांड नहीं है, मेटा डेटा कमांड है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं यूज़ डेटाबेस, मतलब किसी विशेष डेटाबेस को सेलेक्ट या एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करने के बाद कमांड उसी डेटाबेस पर लागू होती है। जैसे मान ली यूज़ कमांड चलाए और साथ में हम क्या लिख देते हैं, डेटाबेस का नाम, तो उससे क्या हो जाता है, यूज़ कमांड डेटाबेस को सेलेक्ट करती है और यूज़ किए बिना टेबल पर काम नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी डेटाबेस को बनाने के बाद उसे यूज़ करना ज़रूरी है। सो टेबल्स की बात करें तो करंट सेलेक्टेड डेटाबेस की सभी टेबल की लिस्ट दिखाता है। यह तभी काम करेगा जब डेटाबेस सेलेक्ट हो, इसका मतलब डेटाबेस यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर सो टेबल करें तो सो टेबल करंट डेटाबेस की टेबल को दिखा देगा। डेटाबेस सेलेक्ट ना होने पर क्या आएगी, एरर आएगी। उसके बाद है डिस्क्राइब टेबल नेम, बोले तो किसी टेबल के स्ट्रक्चर की जानकारी, बोले तो कॉलम नेम क्या है, उसका डाटा टाइप क्या है, की प्राइमरी की है नहीं है, नल है नहीं है, ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो यहाँ डिस्क्राइब टेबल नेम करें तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं और इस प्रकार शॉर्ट भी लिख सकते हैं, तो दोनों में आपको काम हो जाएगा। यानी कि टेबल स्ट्रक्चर दिखाता है जो मतलब DESC है, जो डिस्क्राइब है उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो नॉर्मली जो कमांड है सो डेटाबेस, यूज डेटाबेस, ठीक है, सो टेबल्स, डिस्क्राइब टेबल, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। क्रम भी आप याद रख लेना। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब बात कर लेते हैं फाइनली SQL कमांड की, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कमांड है वो अलग अलग प्रकार की, जैसे DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, DML है, DQL है, TCL है, ये सब आपको देखने को मिलेगी। पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट वाली DDL की। DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी सबसे शुरुआत वाली जो चीज़ होती है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आ जाती है। तो DDL कमांड का उपयोग डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, साथ में उसको मॉडिफाई करना, ये मुख्य काम इसका हो जाता है। जैसे कि टेबल और डेटाबेस के स्ट्रक्चर से संबंधित ये काम कर लेती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यह डेटा नहीं बल्कि स्ट्रक्चर पर काम कर लेती है। स्ट्रक्चर पर काम करती मतलब यहाँ स्ट्रक्चर चेंज करने वाली कमांड जो DDL कमांड है ऑटो कमिट होती है। जैसे सबसे पहले अगर देखें तो क्रिएट कमांड है। क्रिएट कमांड में क्या मिल जाता है, क्रिएट कमांड आपकी जो है DDL कमांड है, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जिसके अंतर्गत आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट मतलब डेटाबेस और टेबल बनाने और उसको मैनेज करने से रिलेटेड काम कर लेते हैं। मतलब पहले तो बनाने से रिलेटेड काम करेंगे, पर इसके बाद एक और कमांड आएगी DDL, उसमें आप टेबल को मैनेज करेंगे या डेटाबेस को। तो क्रिएट डेटाबेस मतलब नया डेटाबेस बनाना, तो क्रिएट कमांड यहाँ पे हो जाती है। क्रिएट डेटाबेस, इस प्रकार हमने कमांड लिखे और सामने डेटाबेस का नाम लिखे। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया स्कूल DB, तो ये क्या बन जाएगी, स्कूल DB नाम का एक क्या बनेगा, क्रिएट एक नया ऑब्जेक्ट है और डेटाबेस डेटा मतलब उसका टाइप है ऑब्जेक्ट का, मतलब क्रिएट नया ऑब्जेक्ट बनाना है, पर क्या बनाना है भाई, डेटाबेस बनाना है। किस नाम का बनाना है, स्कूल DB। तो इस प्रकार से जो है आपको नया स्कूल DB नाम से एक है डेटाबेस बन जाएगा और बाद में उस पर काम करना था हमको क्या कमांड चलाना होता है, यूज़ कमांड, और किस नाम से, जो डेटाबेस का नाम हमने दिए हैं। इसके बाद हम क्रिएट नाम से क्या चला सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। मतलब डेटाबेस के अंदर एक नया टेबल बनाना, तो उसके लिए हम लिख देते हैं क्रिएट कमांड। तो क्या बनाना भाई, बनाना है तो क्रिएट लिख दिए, पर क्या बनाना है, टेबल बनाना है। फिर उसके बाद टेबल का नाम लिख दो, मान लो स्टूडेंट टेबल है जो भी, उसके अंदर कॉलम डेटा टाइप ऐसे कॉमा लगा लगा कर आप ढेर सारे लिख सकते हैं। लास्ट में आप सेमीकोलन से उसे बंद कर दो। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल हमने स्टूडेंट बना लिए, स्टूडेंट ID हमने ले लिए, फील्ड का नाम किस टाइप का रहेगा भाई, इंट टाइप का रहेगा। नेम ले लिया हमने वर्क ईयर टाइप का, जिसकी लेंथ रहेगी 50 कैरेक्टर, और एज ले ली हमने इंट टाइप का। और कंप्लीट हो गया है, कॉमा लगा के हमने ले ली, और लेना तो कॉमा लगा के हम ले सकते हैं, फिर सेमीकोलन से हमने बंद कर दिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल नाम है, स्टूडेंट ID इंटीजर टाइप की है, नेम आपका वेरिएबल लेंथ है मैक्सिमम 50 कैरेक्टर, और एज आपका इंटीजर वैल्यू है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो स्टूडेंट ID देखिए प्राइमरी की के माध्यम से हमने बनाया कांस्टेंट का उपयोग करके, तो इंट टाइप के हमने प्राइमरी मतलब जो है स्टूडेंट ID ले लिए, पर वो क्या रहेगी, प्राइमरी की, बोले तो यूनिक और नॉट नल रहेगी। फिर नेम ले ली हमने वर्क ईयर 50, इसको हमने नॉट नल कर दिए, मतलब नॉट नल यहाँ पे कीवर्ड ले लिए, ठीक है। उसके बाद हमने एज ले लिए, इंट चेक एज बड़ी है बराबर 18 के, तब यहाँ इनपुट किया जाएगा, तो ये हमने चेक कांस्टेंट ले लिए। तो यहाँ सारी चीज़ों को मिलाकर हमने क्या कर लिए, जो हमने पहले पढ़े थे उसको हमने यहाँ पे उपयोग कर लिए हैं, जो MySQL शुरुआत में हमने पढ़े थे। तो प्राइमरी की क्या रहेगी, यूनिक और नल नहीं होगी, नॉट नल मतलब खाली नहीं छोड़ सकते, और चेक कांस्टेंट का मतलब एज 18 या उससे अधिक हो तभी यहाँ पे इनपुट किया जाएगा।
फॉरेन की ले सकते हैं। फॉरेन की कैसे लेंगे? क्रिएट टेबल स्टूडेंट ही ले सकते हैं। अभी सभी कमांड एक साथ नहीं चला सकते हैं, कोई एक चलाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट बोलेगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट आईडी इंट करके ले लिया और प्राइमरी की ले लिए। फिर वर्क ईयर ले लिए हमने, कौन सा, नेम। फिर कोर्स ले लिए हमने इंट टाइप का, और एक फॉरेन की ले लिए। फॉरेन की कोर्स आईडी यहाँ पे ले लिए, जो कोर्स आईडी है कोर्स वाला टेबल है उससे, और रेफरेंस किससे रहेगा भाई, ये कोर्स से रहेगा, कोर्स आईडी से। ठीक है, तो ये हमने फॉरेन के ले लिए, जो कि रिलेशनशिप के लिए काम उपयोग आ जाती है। तो फॉरेन की दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफ़र करता है। जैसे हमने कोर्स जो टेबल है उसकी प्राइमरी की को रेफ़र करा है इस फॉरेन की ने, जो दूसरे टेबल में है, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए उपयोग की जाती है। तो हमने सीधे देखे भाई, क्रिएट मतलब ऑब्जेक्ट बनाता है, DDL कमांड है एक प्रकार की, डेटाबेस और टेबल दोनों बनाने में उपयोग की जाती है। कॉलम डेफिनेशन में भी डेटा टाइप मैंडेटरी होता है, और कांस्टेंट क्रिएट करते समय भी डिफाइन कर सकते हैं। बात आती है अल्टर कमांड की, जो भी DDL कमांड है, बोले तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, और इसका उपयोग एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए किया जाता है। जैसे जो पहले से बना है उसको बदलना है तो अल्टर कमांड का उपयोग कर लेते हैं। तो जैसे कि अल्टर कमांड कॉलम ऐड करने के लिए, अगर किसी कॉलम को डिलीट करना है उसके लिए, किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है, जैसे प्राइमरी की बनाना है उसको कांस्टेंट, या फिर यूनिक कांस्टेंट नॉट नल, या फिर जो भी आपको चेक कांस्टेंट करना है, तो उसके लिए आप अल्टर कमांड का उपयोग कर लेते हैं। रिमूव करना, ऐड करना कांस्टेंट को, तो कॉलम ऐड करने के लिए मुख्य रूप से क्या चलाया जाता है भाई, देखिए यहाँ पे अल्टर कमांड हमने चलाए। अल्टर करके हमने क्या चलाया भाई, टेबल नेम लिख दिए, मतलब अल्टर टेबल, और टेबल नेम लिख दिए, मान लो स्टूडेंट, और हमने ऐड कर दिए। ऐड क्या करिए, अभी तक हमारे पास ईमेल नहीं था, तो ऐड कर दी हमने क्या, ईमेल, और उसका डेटा टाइप भी हमने दे दिए। तो यहाँ हमको एक नया कॉलम मिल जाएगा जिसका नाम होगा ईमेल, जो किस टाइप का है भाई, वर्क ईयर 100 कैरेक्टर। ठीक है, डेटा टाइप। मल्टीपल कॉलम भी ऐड कर सकते हैं भाई, सेम वैसे लिखना है, अल्टर टेबल नेम स्टूडेंट, ऐड लिखे तो हम लिख सकते हैं सिटी, फिर उसके बाद फ़ोन, ऐसे कॉमा लगा लगा के लिख सकते हैं, और सिंगल लिखना तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल में कोई दिक्कत नहीं, पर मल्टीपल में आपको ब्रैकेट के अंदर लगाना पड़ेगा कॉमा लगा लगा के। चलिए आप देखें, आगे देख सकते हैं हम, देखें अगर किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है तो हम क्या लिखेंगे, फिर से उदाहरण के लिए अल्टर करें, टेबल नेम लिख दिए, और मॉडिफाई नाम से हमने कीवर्ड लगाया, और एज कर दी हमने इंट, मतलब एज का टाइप पहले दूसरा था तो अब दूसरा हो जाएगा, मतलब एज जो है वर्क ईयर से क्या हो जाएगी, इंट करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए कॉलम रीनेम करना है तो जैसे चेंज कीवर्ड लगाते हैं यहाँ पे, और नेम हमने लिखे, नेम को हमने क्या बोल दिया, फुल नेम, बोले तो जो नेम कॉलम है उसका नाम बदल करके हो जाएगा फुल नेम हो जाएगा, तो यहाँ पे चल जाती है रीनेम। इसके अलावा मतलब चेंज कमांड मतलब रीनेम बोल सकते हैं। डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड चलाते हैं, ड्रॉप से क्या हो जाएगा, कॉलम एज यहाँ पे आपका पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। और कांस्टेंट ऐड करना है तो किसके लिए, अल्टर टेबल स्टूडेंट हमने लिखे जो पहले से लिखते आ रहा है, ऐड लिखे, और यहाँ पे प्राइमरी की बना दी किसको, स्टूडेंट को, अगर पहले से प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, फॉरेन की ऐड करना तो क्या कर सकते हैं, ऐड फॉरेन की, क्या नाम से कर रहा है और किस टेबल की है, तो ये कोर्स टेबल की कोर्स आईडी है, तो ये रेफरेंस भी देना पड़ता है फॉरेन की में। चलिए आगे देख लेते हैं ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत ही आ जाती है। तो हमने देखे क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप, तो यहाँ पर ड्रॉप कमांड भी इसी के अंतर्गत आ जाती है DDL में। डेटाबेस ऑब्जेक्ट बोले तो डेटाबेस है, टेबल है, इसको पूरी तरीके से ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कमांड का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए हमने ड्रॉप लिखे और डेटाबेस का नाम लिखे स्कूल DB, तो ये पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप टेबल नेम लिखे, देखिए ड्रॉप टेबल, तो ये स्टूडेंट टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा पूरी तरीके से। इसके अलावा देखिए ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट स्टूडेंट, मतलब टेबल एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आएगी। ठीक है, अगर नहीं करती तो एरर आ जाएगी। तो ड्रॉप मतलब क्या हो जाएगा भाई, ड्रॉप मतलब पूरी तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट हो जाएगा, डेटा भी डिलीट हो जाएगा, रोल बैक पॉसिबल नहीं है। जो ट्रंकेट है, ट्रंकेट मतलब हो जाता है यहाँ स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता, सिर्फ डाटा डिलीट होता है, मतलब डाटा पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा, इसको भी रोल बैक नहीं किया जा सकता। और डिलीट कमांड जो है आपकी, डिलीट मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर एक प्रकार से पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता, डेटा पूरी तरीके से डिलीट हो जाता है, परंतु रोल बैक यहाँ पे पॉसिबल है विथ ट्रांजेक्शन। चलिए आगे देख लेते हैं हम, ट्रंकेट देख लेते हैं भाई, ये भी DDL कमांड है। तो 4 DDL कमांड हो गई आपकी, जो कि टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है, डिलीट करने के लिए किया जाता है, और जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होता है। ध्यान रखना, ट्रंकेट, अगर स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना तो ट्रंकेट, और अगर स्ट्रक्चर के साथ डिलीट करना तो ड्रॉप। ठीक है, चलिए यहाँ पे वेयर क्लॉज भी लग जाती है,
मतलब यहाँ लगती नहीं है, वेयर क्लॉज नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा डिलीट करता है। वेयर क्लॉज कहाँ लगती है? जैसे अपडेट कमांड में लगेगी, डिलीट कमांड में लगेगी, तो डेटा डिलीट हो जाता है। और वेयर क्लॉज जो है कंडीशन यहाँ पे नहीं लगती, जैसे इफ़ कंडीशन लगती थी ना वैसे। तो ट्रंकेट और डीडीएल में देख सकते हैं भाई, डिलीट तो बाद की कमांड है, अभी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कमांड का टाइप बोला जाए तो ट्रंकेट आपका डीडीएल है, और डिलीट कमांड आगे देखेंगे डीएमएल है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। वेयर क्लॉज ट्रंकेट में नहीं लगती पर डिलीट में लग जाएगी। डिलीट रो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी, और यहाँ सेलेक्टिव डिलीट हो जाती है डिलीट में। रोल बैक की बात करें तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ट्रंकेट में, पर यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए आगे देखिए, स्पीड ट्रंकेट की फास्ट है और डिलीट की थोड़ी स्लो है। चलिए आगे देख लेते हैं। ड्रॉप और ट्रंकेट में आप अंतर देख लेना, जो हमने पहले भी देख चुके हैं और बाकी चीज़ों में भी दिया है। अब बात कर लेते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 आ जाती, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो इंसर्ट क्या है भाई? जब भी हमको डेटा बेस में या टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम चलाते हैं इंसर्ट कमांड। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंतर्गत इंसर्ट कमांड पहली कमांड है, जिसमें रो या रिकॉर्ड जोड़ने के लिए किया जाता है। कैसे जोड़ेंगे? तो इंसर्ट इनटू चलाएंगे, और टेबल का नाम क्या है भाई? हम चलाएंगे स्टूडेंट नाम से। तो यहाँ पे वैल्यूज़ नाम का कीवर्ड लगाएंगे, जिसमें हम जो है 1 यहाँ पे नाम डाल दिए, और यहाँ पे अब ये स्ट्रक्चर पहले से बना होना चाहिए। जैसे हमने क्या बनाए थे यहाँ पे, जो आपका क्रिएट कमांड थी वहाँ पे बनाए थे। तो क्रिएट में हमने स्ट्रक्चर बनाए होंगे क्या कि भाई हमने रोल नंबर या आईडी बनाए होंगे, नेम बनाए होंगे, और उसके बाद हमने क्या बनाए होंगे? एज बनाए होंगे। तो ये 3 चीज़ें जो है आपकी वैल्यूज़ के द्वारा, वैल्यूज़ अब कीवर्ड लगाए और कोष्टक में आप मल्टीपल कॉलम की वैल्यू को जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी, नेम और आपका एज जो कॉलम है इस ऑर्डर में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक कॉलम इंसर्ट करना है तो स्पेसिफिक कॉलम के लिए भी हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए इंसर्ट इनटू चलाए तो क्या करना भाई? स्टूडेंट आईडी और नेम बस में 2 और यहाँ पे नाम इंसर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, वैल्यूज़। तो केवल स्टूडेंट आईडी और नेम में वैल्यू डाली जाएगी, और एज जो है आपका खाली हो जाएगा। और यदि यहाँ पे नॉट नल कांस्टेंट नहीं है तब, पर नॉट नल नहीं है तो यहाँ पे अगर नल एक प्रकार से अप्लाई नहीं किया गया है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं अप्लाई किया गया, तब यहाँ पे नल रहेगी, नहीं तो नल नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल रो इंसर्ट करना। मल्टीपल रो इंसर्ट करने के लिए आप देखो एक साथ, तो हमने देखे अगर मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट इनटू लगा और टेबल का नाम लिखे, तो हमको क्या क्या इंसर्ट करना है? स्टूडेंट आईडी इंसर्ट करना है, नेम इंसर्ट करना है, और एज इंसर्ट करना है। तो हमने क्या ले लिए वैल्यूज़ में? पहले में हमने क्या ले ली? स्टूडेंट आईडी, कॉमा लगा के देखिए कोष्टक में, कोष्टक लगाए हैं तो देखिए सेपरेट हो गया, और कॉमा लगा दिए, दूसरा कोष्टक, तीसरा कोष्टक। तो ऐसे हम जो है एक साथ ढेर सारे रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट कमांड के माध्यम से। ठीक है, अनदर टेबल में जो है मतलब एक प्रकार से इंसर्ट विद अनदर टेबल। तो यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम देखिए, इंसर्ट इनटू न्यू स्टूडेंट, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का डेटा न्यू स्टूडेंट टेबल में कॉपी होगा, दोनों टेबल की स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए इसके लिए। चलिए ये हो गई बात इंसर्ट की। अब बात कर लेते हैं अपडेट की। तो अपडेट भी एक प्रकार की डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, मतलब पहले से जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसको मॉडिफाई करना या चेंज करने का काम कर लेती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 2 रिकॉर्ड है हमारे पास में, अगर हम अपडेट करना चाहते हैं, जैसे अपडेट लिखे और स्टूडेंट का जो टेबल का नाम है, और सेट कीवर्ड लगता है, फिर उसके बाद कॉलम आ जाता है, कॉलम हमको चाहिए और यहाँ 22 करना है। ठीक है, वेयर मतलब यहाँ एज हो जाए 22, जिसकी आईडी है 1। अब जिसकी आईडी 1 बोले तो यहाँ 1 आईडी बोले तो यहाँ 20 की जगह क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। वेयर मतलब एक क्लॉज है, क्लॉज मतलब कंडीशन, और कंडीशन किस पे लगा है? स्टूडेंट आईडी पे। स्टूडेंट आईडी होना चाहिए 1 के बराबर, तभी अपडेट हो जाएगा 20 के बदले में 22। ठीक है, और सेट कैसे करते हैं? सेट उस कॉलम को करते हैं जिसको अपडेट करना है। वेयर क्लॉज किसको लगाते हैं? जिस पर कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज एज 22 हो जाएगी जब स्टूडेंट आईडी 1 देखने को मिल जाएगी। 2 में आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। मल्टीपल कॉलम भी हम वेयर क्लॉज के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल कॉलम अपडेट कर सकते हैं। सेट नेम राहुल और एज 23 हो जाना चाहिए, किसकी? जो स्टूडेंट आईडी है 2, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। चलिए अपडेट यहाँ वेयर क्लॉज छोटा बड़ा एज के हिसाब से भी कर सकते हैं। डिलीट कमांड भी एक प्रकार की डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, जो आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंतर्गत कमांड है, जो पूरी टेबल में से रो हटाने के लिए उपयोग की जाती है। कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 रिकॉर्ड है, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और स्टूडेंट आईडी क्या होनी चाहिए? 2, और जिसकी स्टूडेंट आईडी 2 होगी वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सेकंड रिकॉर्ड यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद हमको डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अगर करते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो ऑल रिकॉर्ड यहाँ से हट जाएंगे, कोई क्लॉज नहीं लगी है।
नेक्स्ट है, अगर हम चाहते हैं वेयर एज छोटी है 21 से, तो स्टूडेंट यहाँ से डिलीट हो जाए, तो यहाँ देखिए 21 से छोटी जो होगी वे रो सारी डिलीट हो जाएगी। अब डिलीट और ट्रंकेट में अंतर हमने पहले ही देख लिए हैं, जो हमने पहले देखे थे इसके पहले वाली जो कमांड है उसमें, ठीक है। डिलीट और ट्रंकेट में आप देख लेना यहाँ पे अंतर। इंसर्ट अपडेट डिलीट कंप्लीट रूप से देख सकते हैं आप, जो आपका आईएमपी फैक्ट है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो टाइप है DQL, डेटा क्यूरी लैंग्वेज, जिसमें आपको सिंपल एक मिल जाती है जिसका नाम है सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब हो जाता है डेटा को रिट्राइव करना, यानी कि डेटाबेस में से डेटा निकाल कर देखना है तो उसके लिए सेलेक्ट कमांड चलाई जाती है। तो सेलेक्ट कमांड के लिए आप देखोगे तो सेलेक्ट कमांड का उपयोग टेबल से डेटा निकाल कर दिखाने के लिए किया जाता है। डेटा को मॉडिफाई ये नहीं करेगा, केवल डेटा को शो करता है। डेटा को मॉडिफाई करता है अपडेट कमांड, जो कि डेटा मैनिपुलेशन के अंतर्गत आ जाती है। चलिए यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट के साथ अगर स्टार लगाते हैं तो स्टार का मतलब क्या हो जाता है, टेबल नेम लिखते ही टेबल का सारा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाता है। स्टार मतलब सभी कॉलम, और कुछ स्पेसिफिक निकालना है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सेलेक्ट नेम लिख दिए, मार्क्स लिख दिए, फ्रॉम स्टूडेंट। तो फ्रॉम स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट टेबल से क्या क्या दिखेगा, नेम दिखेगा और मार्क्स दिखेगा। कॉमा सेपरेट करके हम अलग अलग कॉलम लिख सकते हैं। और अगर हमने वेयर क्लॉज लगाए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट के सभी रिकॉर्ड आ जाए, पर कौन से आए, जिसके मार्क्स बड़े हो 50 से, तो इस प्रकार ये आप देखने को मिल जाएगी। डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी लगा सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू हटाने के लिए, यूनिक वैल्यू बस दिखाता है। डिस्टिंक्ट लगाया हमने सिटी फ्रॉम स्टूडेंट से, तो यूनिक वैल्यू ही दिखाएगा यहाँ पे, डुप्लीकेट सिटी को हटा देता है, ठीक है। एलियास भी हम लगा सकते हैं, कॉलम का टेम्परेरी नेम होता है, हालांकि नेम हमने लिए एज स्टूडेंट नेम, तो ये टेम्परेरी होता है, मतलब एज जो है टेम्परेरी कॉलम नेम बनाता है, ना कि आपका जो है कंप्लीट। उसके अलावा ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं। ऑर्डर बाय में आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग हो जाता है, परंतु डिफ़ॉल्ट रूप से असेंडिंग ही होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के कि असेंडिंग बोले तो असेंडिंग डिफ़ॉल्ट रूप से होता है, पर यदि चाहे हम तो डिसेंडिंग भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो उल्टे क्रम में बोले तो जेड से लेकर ए के क्रम में या घटते क्रम में हमको देखने को चीज़ें मिल जाएगी। तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े क्रम में, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे के क्रम में, ठीक है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर भी है जो बेसिक लेवल पर आपको देखने को मिल जाते हैं। मुख्य रूप से सेलेक्ट कमांड DQL कमांड है, डेटा को रिट्राइव करती है, और इसके साथ हम वेयर कीवर्ड मतलब क्लॉज है, डिस्टिंक्ट है और ऑर्डर बाय, ये तीन चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। सेलेक्ट मल्टीपल टेबल पर भी लागू हो सकता है, जैसे ज्वाइन में हम देखेंगे आगे चल के। सेलेक्ट वर्सेस DML आप देखोगे तो इनमें आप अंतर देख लेना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। नेक्स्ट जो कमांड का टाइप है वो है TCL, बोले तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत कमिट आ जाता है, रोल बैक आ जाता है और सेव पॉइंट आ जाता है। तो TCL मतलब ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर लेता है। DML कमांड बोले तो इंसर्ट अपडेट डिलीट से संबंधित है ये मुख्य रूप से। तो TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल है, यानी कि TCL डेटा को परमानेंटली सेव या अंडू करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ट्रांजेक्शन है क्या, एक या एक से अधिक SQL स्टेटमेंट का जो समूह हो जाता है वो कहलाता है आपका ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन तब कंप्लीट माना जाता है जब उसे कमिट किया जाता है। ट्रांजेक्शन एसिड प्रॉपर्टी का पालन कर लेता है। एसिड का फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, हालांकि मैंने पहले बता दिया हूँ, फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। ट्रांजेक्शन लॉजिकल यूनिट पर वर्क करता है। उसके बाद है कमिट के बाद बदलाव परमानेंट हो जाते हैं। कमिट कमांड की बात करें तो ट्रांजेक्शन को परमानेंट सेव करने के लिए कमिट का उपयोग किया जाता है, और DML से किए गए जो चेंजेस है वो स्थायी बनाता है, जो कमिट कमांड इस प्रकार से हम देख सकते हैं। रोल बैक की बात करें तो ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने के लिए रोल बैक का उपयोग किया जाता है, अंडू बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। और लास्ट कमिट के बाद किए गए चेंजेस को हटाता है, रोल बैक बोल सकते हैं। उसके बाद सेव पॉइंट की बात करें तो ये ट्रांजेक्शन के अंदर एक टेम्परेरी पॉइंट बनाता है, ज़रूरत पड़ने पर पॉइंट पर रोल बैक कर देता है, जैसे रिस्टोर पॉइंट हम बनाते हैं विंडोज़ में। तो सेव पॉइंट SP1 और रोल बैक टू SP1, इस प्रकार से सेव पॉइंट पार्शियल रोल बैक की सुविधा भी देता है। कमिट वर्सेस रोल बैक, तो कमिट चेंज को परमानेंट करता है, रोल बैक आप उसको अंडू कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आगे देखोगे तो आगे देखने को मिल जाएगी आपको क्यूरीज एंड डेटा रिट्राइवल्स। तो क्यूरीज मतलब जैसे बेसिक सेलेक्ट हम चलाते हैं, फ्रॉम चलाते हैं, डिस्टिंक्ट चलाते हैं, कॉलम का अलियास हम बनाते हैं। तो क्यूरी और डेटा रिट्राइवल क्या है भाई, डेटाबेस से डेटा निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोल देंगे, क्यूरी। एक कंप्लीट जो लाइन हम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो कहलाता क्यूरी। और डेटा को देखने और विश्लेषण करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सेलेक्ट कमांड का उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद यह जो है DQL मतलब डेटा क्यूरी लैंग्वेज का एक भाग माना जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से। तो डेटा निकालने के लिए सेलेक्ट का उपयोग करेंगे। सेलेक्ट डेटा को मॉडिफाई नहीं करता है, सामान्यतः बेसिक जो स्ट्रक्चर है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट यहाँ पे देखिए टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम, मतलब कॉलम नेम एक से अधिक हो सकते हैं कॉमा लगा के, और फ्रॉम टेबल का नाम। और अगर सेलेक्ट स्टार लगाए तो पूरे के पूरे टेबल का डेटा निकल कर आ जाएगा।
फ्रॉम क्लॉज लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको फ्रॉम क्लॉज टेबल को स्पेसिफाई करता है, जैसे हमने फ्रॉम और टेबल का नाम लिखे तो टेबल को स्पेसिफाई कर रहा है। डेटा किस टेबल से निकाला जाएगा ये फ्रॉम बताता है। उसके बाद डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट वैल्यू को हटाता है, हमने देखे केवल यूनिक वैल्यू दिखाएगा। उसके बाद कॉलम का एलियास, कॉलम को टेम्परेरी नया नाम देने की प्रक्रिया अलाइसिंग कहलाती है। एलियास मतलब उपनाम। रिजल्ट डिस्प्ले में नया नाम दिखेगा, टेम्परेरी होता है ये, ठीक है। तो ये नाम सिर्फ टेम्परेरी होता है, स्थायी नहीं होता है। इसके बाद आप देखोगे कंबाइन एग्जाम्पल रूप से देखें तो यहाँ देखें सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम एज स्टूडेंट, ठीक है, एज स्टूडेंट नेम। और यहाँ पे देखिए जो नेम है उसका नाम स्टूडेंट नेम हो जाएगा। कहाँ से दिखेगा भाई? स्टूडेंट से, मतलब यूनिक वैल्यू दिखेगी जो स्टूडेंट नेम है उसकी, ठीक। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो आप पढ़ लेना इसको एक बार। उसके बाद फिल्टरिंग की बात हो रही है, तो जिसमें वेयर कमांड से हम क्या लगा कर सकते हैं, वेयर क्लॉज से फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद एंड और नॉट भी लगा सकते हैं। तो वेयर क्या है भाई? वेयर मतलब डेटा को फिल्टर करने या छांटने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे सेलेक्ट के साथ लगा सकते हैं, अपडेट के साथ लगा सकते हैं, डिलीट के साथ लगा सकते हैं। वेयर कंडीशन के आधार पर स्पेसिफिक रिकॉर्ड दिखाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो यहाँ देखिए ये ऑपरेटर चलते हैं इसमें, इक्वल टू बराबर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और नॉट यानी कि बराबर नहीं है। तो यहाँ देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से सारे रिकॉर्ड आ जाए। कौन से? जो मार्क्स, जिसके मार्क्स बड़े हो 60 से, मतलब 60 से अधिक मार्क्स वाले सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड दिख जाएंगे किसमें? स्टूडेंट टेबल से। उसके बाद इक्वलिटी चेक करता है, और नॉट इक्वल के लिए आप इस प्रकार का ऑपरेटर लगाते हैं। लॉजिकल के साथ में एंड और नॉट चल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से पूरा रिकॉर्ड आ जाए, पर किसका है? वेयर क्लॉज लगा बोल दिए, जिसके मार्क्स बड़े हैं 60 से और जिसकी सिटी है दिल्ली, तो ये निकल कर आ जाएंगे। तो एंड ऑपरेटर लगाते हैं। और ऑपरेटर कब लगाते हैं? जिसकी सिटी दिल्ली हो या फिर जिसकी सिटी मुंबई हो, वो सारे स्टूडेंट निकल कर आ जाए। नॉट ऑपरेटर कब लगाते हैं? जिसकी सिटी नहीं है दिल्ली, उनको छोड़कर सारे स्टूडेंट निकल कर आ जाए। कहाँ से? स्टूडेंट टेबल से। उसके बाद यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए एंड भी लगाए और भी लगाए, तो यहाँ एंड वाला पहले चलेगा। जैसे ये पहले चलेगा, बाद में और चलता है, क्योंकि और जो है बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको एंड की प्रायोरिटी और से ज़्यादा मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे स्पेशल ऑपरेटर, जैसे बिटवीन है, इन है, इज नल है, एंड लाइक है। जो वाइल्ड कार्ड होते हैं, आपका परसेंट जो मॉड्यूलस होता है, आपका अंडर स्कोर हो जाता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो वेयर क्लॉज के साथ उपयोग होने वाले जो विशेष ऑपरेटर होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंडीशन को आसान बनाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर का जो एडवांस वर्जन माने जाते हैं। इसमें हम देखें बिटवीन ऑपरेटर की, तो किसी रेंज के बीच में जो बाउंड्री है उसको खोजने के लिए। उदाहरण के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, पर कौन से? जो जिनके मार्क्स होंगे 50 से 80 के बीच में, ठीक है। ये वेयर क्लॉज के साथ में हमने लगा दिए, तो वही यहाँ पे सारे रिकॉर्ड दिखेंगे। इन ऑपरेटर का मतलब क्या है कि मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक करने के लिए और की जगह शॉर्ट फॉर्म में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सारे रिकॉर्ड दिख जाए स्टूडेंट से, पर किसके? जिनकी सिटी हो दिल्ली, मुंबई, आगरा, मतलब इन 3 सिटी के स्टूडेंट ही दिखेंगे। इन कमांड मतलब इन जो है उसके माध्यम से, इन कीवर्ड के माध्यम से। इस नल लगाए तो देखिए नल वैल्यू को चेक करने के लिए, नल मतलब नो वैल्यू, खाली वैल्यू, और नल को बराबर से चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ आप देखोगे फ्रॉम स्टूडेंट बोले तो सारे रिकॉर्ड दिख जाए। जो फ़ोन हो इज़ नल, मतलब जो जिनके फ़ोन नंबर हो नल बोले तो खाली, मतलब एक देखिए फ़ोन नंबर नहीं है बे दिखेंगे, मतलब जिनके फ़ोन नंबर खाली है कॉलम वो दिख जाएंगे यहाँ पे इज़ नल से। तो यहाँ पे नल बराबर नहीं है जीरो के, और नल बराबर नहीं है एम्प्टी स्ट्रिंग के। नल चेक करने के लिए इज़ नल का उपयोग किया जाता है। लाइक ऑपरेटर जो हो जाता है पैटर्न मैचिंग के लिए, मतलब यहाँ आप देखोगे परसेंट लगाएंगे या मॉड्यूलस, तो जीरो से अधिक वाले जो कैरेक्टर, जीरो या उससे अधिक कैरेक्टर, और अंडर स्कोर मतलब केवल एक कैरेक्टर। तो लाइक यहाँ पे विद किसके साथ लगा रहा है? परसेंट के साथ में। तो सारी स्टूडेंट दिख जाए स्टार के साथ में। यहाँ वेयर नेम लाइक ए से, मतलब यहाँ से ए से शुरू होने वाले सारे स्टूडेंट दिखेंगे, इसी को वाइल्ड कार्ड बोल देते हैं। उसके बाद हमने देखे यहाँ, मतलब यहाँ देखिए अगर जो मॉड्यूलस है वो हमने बाद में लगाया है तो ए से शुरू होने वाले, परंतु मॉड्यूलस पहले लगा देते हैं तो ए पर ख़त्म होने वाले, मतलब नेम ए पर ख़त्म होने वाले सारे स्टूडेंट हमको दिख जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका परसेंट है वो मल्टीपल कैरेक्टर के लिए हो जाता है। और इस प्रकार अगर लगाएं तो बीच में कहीं पे भी अगर ए आता है तो उस नेम को दिखा देगा, किसके माध्यम से? फ्रॉम स्टूडेंट टेबल के माध्यम से। लाइक अंडर स्कोर का मतलब क्या हो जाता है भाई? दूसरा देखिए यहाँ अंडर स्कोर लगाए हैं तो दूसरा अक्षर ए पर होना चाहिए,
ठीक है, जैसे मान लो आर कोई भी हो सकता, मतलब आर की जगह कुछ भी हो सकता, पर दूसरा अक्षर हमेशा ए होना चाहिए, वही रिकॉर्ड यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वन कैरेक्टर यहाँ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे अगर इसको लगाते हैं तो ओनली पहला कैरेक्टर भी कोई भी, मतलब पहला कोई भी हो सकता है, दूसरा ए होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका क्या, अंडर स्कोर वाला, मतलब एक प्रकार से बिटवीन लगाए हमने, इन लगाए, इज नल लगाए, लाइक लगाए, परसेंट लगाए, और आपका अंडर स्कोर लगाए सिंगल कैरेक्टर के लिए, जो परसेंट है मैनी कैरेक्टर के लिए, लाइक आपका पैटर्न मैचिंग के लिए, इज नल आपका मिसिंग डेटा के लिए, और इन आपका मल्टीपल वैल्यू और के बदले में, और बिटवीन रेंज के माध्यम से चेक कर लेता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग हमने ऑलरेडी पहले भी देखे हैं डेटा को दिखाने के लिए, जिसके अंतर्गत सेलेक्ट में हम उपयोग कर लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ऑर्डर बाय क्लॉज का उपयोग कर लेते हैं भाई डेटा को सॉर्ट करने के लिए, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ उपयोग होता है, और यहाँ डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाते हैं, ऑलरेडी हमने देखे हैं। तो ऑर्डर बाय एक मतलब एक प्रकार का आपका क्लॉज है, जैसे कि वेयर क्लॉज है। सॉर्टिंग के लिए ऑर्डर बाय हमेशा सेलेक्ट के बाद आ जाता है, जैसे हमने यहाँ लगाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारे रिकॉर्ड दिख जाए, पर ऑर्डर वाई जो मार्क्स है, मार्क्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग क्रम में दिखना चाहिए, छोटे से बड़े के क्रम में। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग हो जाती है असेंडिंग, नहीं भी लगाए तो, पर लगा सकते हैं हम पर्टिकुलर जगह A to Z और 0 से 9। डिसेंडिंग मतलब हो जाता है बड़े से छोटे क्रम में हमको लगाना पड़ेगा, मार्क्स घटते क्रम में दिख जाए तो रिवर्स ऑर्डर में दिख जाना चाहिए, Z to A या 9 से 0। तो इस प्रकार से मल्टीपल कॉलम की सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ऑर्डर बाय सिटी असेंडिंग होना चाहिए और मार्क्स आपका डिसेंडिंग होना चाहिए। तो सिटी A to Z हो जाएगा शॉर्ट क्रम में, और उसके बाद सिटी समान है तो मार्क्स आपके हो जाएंगे बड़े से छोटे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहले सिटी को अरेंज करेगा असेंडिंग में, जैसे आगरा पहले आ जाएंगे जो भी, तो आगरा के जो मार्क्स है वो उल्टे क्रम में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी सिटी चालू होगी, उसके उल्टे क्रम में आ जाएंगे। सिटी वाइज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हमने सॉर्टिंग लगा दी है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल आप देख लेना यहाँ पे, जो हमने पढ़े उसी के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एडवांस क्यूरिंग की। मतलब एक प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा एग्रीगेट फंक्शन। जैसे अगर किसी टेबल या के अंतर्गत हम कोई कॉलम को सॉर्ट करना, मतलब आपको सम करना है, मतलब टोटल निकालना है, उसको एवरेज करना है, उसको काउंट करना है, उसकी बड़ी वैल्यू निकालना है, उसकी छोटी वैल्यू निकालना है, उसके लिए ये सारे फंक्शन लगते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन कई रो पर काम कर लेते हैं, एक सिंगल रिजल्ट देते हैं, या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए उपयोग होते हैं। अक्सर ग्रुप बाय के साथ इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे सम फंक्शन टोटल निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सेलेक्ट करो और सम लगाओ, सम लगाए, कोई कॉलम का नाम दे दिए, मान लीजिए हमने मार्क्स से दे दिए, तो सारे मार्क्स सम हो जाएंगे किस से, मतलब कौन से टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट टेबल के सारे मार्क्स अगर टोटल करना है तो सम लगा दिए, किसको, मार्क्स को। ये फील्ड का नाम है और ये आपका फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन। सेलेक्ट आपकी कमांड है, फ्रॉम आपका कीवर्ड है जो कि टेबल को दर्शाता है। ठीक है, सभी छात्रों के मार्क्स को क्या कर लेगा, ये टोटल कर लेगा। एवरेज फंक्शन, भाई एवरेज उसी प्रकार जैसे एवरेज निकाले और मार्क्स यहाँ कॉलम नाम लिख दिए, सभी का एवरेज निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट टेबल से। उसके बाद काउंट, तो काउंट भी आप देखोगे, काउंट करके स्टार लगाए हमने तो क्या करेगा, टोटल स्टूडेंट की संख्या दिखाएगा। यहाँ पे हम कॉलम नेम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सभी रो को गिन लेता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम नेम लगाते तो नल को छोड़कर गिनेगा। ठीक है, स्टार लगा दी तो सभी को गिन लेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैक्स बोले तो बड़ी संख्या, मतलब सबसे बड़े मार्क्स को निकाल कर यहाँ दिखाएगा, हाईएस्ट मार्क्स दिखेंगे। और मिन मतलब आप देखोगे यहाँ मिन लगा दिए तो मार्क्स जो है छोटे वाले दिखेंगे, लोएस्ट मार्क्स दिखेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ देख लेना आप, जो कंबाइन एग्जाम्पल है जिसके अंतर्गत हमने काउंट भी लगा है, सभी काउंट कर ले, एवरेज सभी का एवरेज निकाल दे, मैक्स बड़े मार्क्स से निकाल दे, किससे, स्टूडेंट टेबल से। पर किसकी, जो सिटी दिल्ली से हो, मतलब दिल्ली से हो तब यहाँ पे सारी चीज़ें होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग मतलब ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज आपको देखने को मिल जाती है। ग्रुप बाय मतलब हो जाता है क्लॉज का उपयोग यहाँ पे डेटा को ग्रुप या समूह में बांटने के लिए किया जाता है, और एक प्रकार यह भी एग्रीगेट फंक्शन सम एवरेज काउंट के साथ उपयोग किया जाता है। समान वैल्यू को एक प्रकार से ग्रुप में रख देता है। तो एग्जाम्पल अगर देखें यहाँ पे हम, तो यहाँ देखिए आपको सेलेक्ट है सिटी, और सिटी ले ली हमने, काउंट कर लिए स्टार मतलब गिन लिए यहाँ पे, और फ्रॉम स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है सिटी, और यहाँ पे इसको काउंट कर लेगा, सिटी कितने, मतलब सिटी में कितने स्टूडेंट है वो गिनेगा, परंतु कैसे, यहाँ ग्रुप बाय सिटी बोले तो अलग अलग सिटी के हिसाब से देखेंगे। बोले तो
हर सिटी में बोले तो दिल्ली का, मुंबई का या आगरा का, अलग अलग सिटी में यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो सिटी वाइज यहाँ पे काउंट करेगा स्टूडेंट को कौन, ग्रुप बाय। ठीक है, इस प्रकार से ग्रुप बाय आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज ग्रुप डेटा को फिल्टर करने के लिए उपयोग की जाती है। एग्रीगेट फंक्शन पर कंडीशन लगती है। हैविंग हमेशा ग्रुप के बाद आता है, ग्रुप बाय के बाद आता है। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं, हमने लगाया देखिए सिटी और काउंट कर ली हमने, फ्रॉम स्टूडेंट्स है। उसके बाद ग्रुप बाय हमने सिटी कर दिए। हैविंग काउंट जो है आपके काउंट एक प्रकार से बड़ा होना चाहिए 5 से, यानी कि केवल वे सिटी दिखेगी जहां 5 से अधिक स्टूडेंट है। तो हैविंग क्लॉज क्या बताता है, ये ग्रुप के बाद आता है और ये कंडीशन लगाता है यहाँ पे। मतलब हैविंग एक प्रकार से एग्रीगेट फंक्शन के साथ उपयोग होता है, ध्यान रखना। वेयर एग्रीगेट फंक्शन के साथ जो है उपयोग नहीं होता, मतलब एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ देख सकते हैं वेयर और हैविंग बोले तो रो को, मतलब रो लेवल का फिल्टर है, और ये हैविंग जो है ग्रुप लेवल का फिल्टर है। वेयर की बात करें, ग्रुप बाय से पहले आता है और हैविंग आपका ग्रुप बाय के बाद आता है। वेयर एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाए जा सकते हैं, हैविंग में एग्रीगेट फंक्शन के साथ ये लगाया जाता है। तो वेयर पहले फिल्टर करता है और हैविंग बाद में फिल्टर करता है। बस दोनों फिल्टर करेंगे, पर पहले और बाद में याद रख लेना ये चीज़ें। चलिए, सब हो गए हमारी कमांड यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इनके होना चाहिए, सबसे पहले फ्रॉम, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, उसके बाद आपका सेलेक्ट और ऑर्डर बाय। ये सारा क्रम आप याद रख लेना ताकि सीक्वेंस पूछा जाए तो आपसे बन जाए। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं जिसका नाम है जॉइन। तो जॉइन में आ जाता है इनर जॉइन, लेफ्ट और राइट, उसके बाद फुल। तो फुल तो एक प्रकार से यहाँ पे उपयोग नहीं होता, यूनियन के साथ उपयोग होता है, पर पढ़ लेंगे इसको भी हम। तो जॉइन मतलब दो या दो से अधिक टेबल को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। और ये टेबल को जो है कॉलम नेम अक्सर प्राइमरी की और फॉरेन की के आधार पर जोड़ा जाता है। जॉइन डेटा रिट्राइवल के लिए यानी कि निकालने के लिए किया जाता है। जॉइन मल्टीपल टेबल को डेटा को कंबाइन करता है। और जॉइन जो है सेलेक्ट के साथ उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम अब बात कर लेते हैं इनर जॉइन की। तो केवल मैचिंग रिकॉर्ड को दिखाएगा। मान लीजिए एक टेबल में 1 2 3 है और दूसरे टेबल में 1 2 4 है, तो 1 2 बस निकाल कर यहाँ दिखा देगा। दोनों टेबल में कॉमन डेटा होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो दिखाएगा। तो यहाँ सेलेक्ट कमांड के साथ इसका उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट नेम लिख दिए, दूसरा हमने कोर्स नेम लिख दिए, उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट, उसके बाद इनर जॉइन लगाया हमने कोर्स ऑन स्टूडेंट डॉट कोर्स आई और बराबर कर दिए कोर्स डॉट कोर्स आई। मतलब जो स्टूडेंट टेबल है उसकी कोर्स आई और कोर्स टेबल है कोर्स आई, दोनों की कोर्स आई यूनिक रहेगी। यहाँ पे यूनिक वाली तो हटा देगा और कॉमन वाली को ला देगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट जैसे करेंगे हम स्टूडेंट डॉट नेम, मतलब ये तो कमांड हो गई पूरी, तो ये इसको हम समझ लेते हैं जैसे ये करें। तो सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम और कोर्स डॉट कोर्स नेम करें, तो ये बताता है कि हम कौन से कॉलम दिखाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेम दिखाना चाहते हैं हम, देखिए यहाँ स्टूडेंट नेम दिखाना चाहते हैं और यहाँ पे कोर्स नेम दिखाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट टेबल से नेम दिखाना चाहते हैं और कोर्स से कोर्स नेम दिखाना चाहते हैं। और स्टूडेंट डॉट नेम यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट टेबल से नेम कॉलम निकालेगा। कोर्स डॉट कोर्स नेम यहाँ से कोर्स टेबल से कोर्स नेम निकालेगा। ठीक है, तो ये जो है फ्रॉम हमने स्टूडेंट लिए, तो ये कौन सा एक प्रकार से बताता है कि प्राइमरी टेबल कौन सा है। मतलब एक प्राइमरी टेबल होता है और एक सेकेंडरी टेबल। तो फ्रॉम के जस्ट बाद जो लिखा जाता है वो कहलाता है प्राइमरी टेबल। तो यहाँ स्टूडेंट क्या है आपका, प्राइमरी टेबल, मेन टेबल। और फ्रॉम के बाद पहला टेबल हमेशा प्राइमरी टेबल होता है। फिर उसके बाद हमने इनर जॉइन लगाए, इनर जॉइन कोर्स लगाएं। तो इनर जॉइन का मतलब हो जाता है दोनों टेबल में केवल मैचिंग रिकॉर्ड दिखेंगे। इनर जॉइन का मतलब केवल मैचिंग रिकॉर्ड दिखेंगे। और यहाँ हम जो है स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल को जोड़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें यहाँ पे, फिर अगला ऑन स्टूडेंट डॉट कोर्स आई बराबर कोर्स डॉट कोर्स आई। मतलब ऑन जो है एक प्रकार की क्लॉज है और जॉइन की कंडीशन बताता है। मतलब यहाँ स्टूडेंट टेबल का कोर्स आईडी कॉलम और कोर्स टेबल का कोर्स आईडी, मतलब जो कॉलम है उसमें मैच होना चाहिए। मैच होगा तभी रिकॉर्ड निकल कर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 है स्टूडेंट टेबल में और दूसरा कोर्स टेबल में 1 2 और 4 है। तो दोनों में मैच क्या हो रहा है भाई, देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 हो रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, 4 है। तो 4 वाले को एलिमिनेट कर देगा और यहाँ से 3 वाले को एलिमिनेट कर देगा। तो आएगा क्या, 1 और 2 आ जाएगा। तो इनर जॉइन का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका क्या, हमने दिखाए थे ना, नेम दिखना चाहिए और कोर्स नेम दिखना चाहिए। तो देखिए ये 1 और 2 वाले दिख गए। 1 और 2 में क्या है, 1 और 2 में देखिए रविंद्र और प्रिया है, तो यहाँ पे ये दिख गए। तो राहुल नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि राहुल की कोर्स आईडी 3 थी। और दूसरे में जो था C++ भी नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि उसकी कोर्स
आईडी थी 104, तो ये दोनों को एलिमिनेट कर दिया किसने, इनर जॉइन ने। तो मैचिंग रिकॉर्ड को कौन दिखाता है, इनर जॉइन। तो आपको याद रखना मैचिंग रिकॉर्ड के लिए इनर जॉइन। उसके बाद आपको लेफ्ट जॉइन बोले थे जिसे लेफ्ट आउटर जॉइन मिल जाता है। तो इसमें लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड देखेंगे पर राइट टेबल में जो मैचिंग रिकॉर्ड वो देखेंगे, और नहीं होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा। तो जैसे हमने लिखे देखे सेलेक्ट, यहाँ कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें वैसे रहेगी जो आपकी इनर जॉइन में थी, बस आपका नाम बदल जाएगा कौन सा, लेफ्ट जॉइन, और प्राइमरी टेबल भी वही रहेगा। तो लेफ्ट जॉइन लगा दिए, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। उसके बाद आप देखो तो जो लेफ्ट वाला कॉलम है बोले तो ये वाला, ये इसके सारे रिकॉर्ड दिख जाएंगे, और राइट वाले के जो है आपके क्या दिखेंगे, राइट वाले के वही रिकॉर्ड दिखेंगे जो कि मैचिंग है। उदाहरण के लिए पहले टेबल में 1 2 3 है तो 1 2 3 पूरे दिख जाएंगे, पर दूसरे टेबल में 1 2 4 है तो ये वाला जो है यहाँ पे नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये तो है नहीं, तो ये नहीं है, तो ये यहाँ पे नल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नल। तो ये नल आ जाएगा, वो नहीं दिखेगा। और ये राइट वाले के पूरे मतलब लेफ्ट वाले के पूरे टेबल दिख गया जो प्राइमरी था। मतलब रविंद्र और प्रिया मैचिंग कोर्स आईडी मिला, कोर्स नेम दिखा, और राहुल जो है कोर्स आईडी 3 है, कोर्स टेबल में नहीं है, तो कोर्स के सामने क्या आ जाएगा, आपका नल आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है लेफ्ट आउटर जॉइन में। फिर राइट आउटर जॉइन की बात करें तो इसमें राइट के सभी रिकॉर्ड दिखेंगे, लेफ्ट में नल आ जाएगा, बस उसका उल्टा है। मतलब लेफ्ट का जो लेफ्ट आउटर जॉइन है उसका उल्टा माना जाता है। चलिए आगे देखें तो यहाँ सिर्फ राइट जॉइन लगाया जाता है, प्राइमरी टेबल के वही रिकॉर्ड दिखेंगे जो मैचिंग है, और राइट टेबल के पूरे रिकॉर्ड दिख जाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ 1 2 3 है, और दूसरे वाले में क्या है, 1 2 4 है, तो 1 2 4 पूरे दिख जाएंगे, मतलब पाइथन जावा C++ दिख जाएगा। पर इधर वाले के क्या दिखेंगे, सिर्फ रविंद्र और प्रिया दिखेंगे। यहाँ पे नल आ जाएगा, जो C++ है उसमें नल आ जाएगा, 4 यहाँ 3 यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं राइट आउटर जॉइन में। उसके बाद आप देखोगे फुल जॉइन। फुल आउटर जॉइन दोनों टेबल के सभी रिकॉर्ड दिखाता है, चाहे वो मैचिंग हो, मतलब एक प्रकार से मैचिंग रिकॉर्ड को तो कंबाइन कर देगा, पर बाकी को वो नल कर देगा। और ये जो जॉइन है मतलब फुल आउटर जॉइन डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। MySQL में कॉन्सेप्चुअली SQL स्टैंडर्ड के अनुसार ऐसा होता है कि लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन प्लस यूनियन इनका उपयोग किया जाता है। तो यूनियन के साथ इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए फुल जॉइन बोले तो दोनों टेबल के सभी रिकॉर्ड दिखाएंगे, चाहे वो मैच हो या ना हो। मैचिंग रिकॉर्ड को एक साथ दिखा देगा और नॉन मैचिंग को नल दिखा देगा। तो यहाँ हम एग्जांपल के लिए देखें, जैसे ये देखिए 1 2 3 है और 1 2 4 है, तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा अगला जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3 4, पर राहुल के सामने इधर नल है और C++ में इधर नल है, तो यहाँ से नल दिखा देगा। तो ये हो जाता है फुल जॉइन। ठीक है, एक प्रकार से जो आपका जॉइन है वो 4 प्रकार के हो गए, हमने देख लिए यहाँ पे 4 प्रकार के जॉइन। यूनियन एक प्रकार से देखें तो यूनियन का उपयोग करके हम इसका जो है यूज़ कर सकते हैं फुल जॉइन का, जिसमें आप जो है दोनों तरफ के रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से इनर जॉइन मतलब केवल मैचिंग रिकॉर्ड दिखेगा, लेफ्ट मतलब लेफ्ट वाले टेबल के पूरे रिकॉर्ड और राइट वाले के मैचिंग दिखेंगे। राइट में आपको राइट वाला टेबल जो है आपका राइट टेबल के कंप्लीट रिकॉर्ड और मैचिंग जो है लेफ्ट वाले दिखेंगे। और फुल जॉइन मतलब दोनों के सभी रिकॉर्ड देखेंगे, चाहे वो मैचिंग हो या ना हो। नहीं होंगे मैचिंग तो नल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपके हो गए जॉइन हमने देखे नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अब बात करते हैं सब क्वेरीज़ की। सब क्वेरीज़ का मतलब क्या हो जाता है, नेस्टेड क्वेरी, और जो एप्लीकेशन इसके देखेंगे। तो क्वेरी के अंदर क्वेरी को हम क्या बोल देते हैं, नेस्टेड क्वेरी बोल देते हैं या फिर सब क्वेरी बोल देते हैं। तो एक क्वेरी के अंदर अगर दूसरी क्वेरी लिखी जाती है उसे सब क्वेरी बोलेंगे, इसे नेस्टेड क्वेरी भी कहा जाता है। इनर क्वेरी पहले जो है एग्जीक्यूट होती है और फिर बाद में जो है आउटर क्वेरी होती है। तो आप देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे सेलेक्ट नेम हमने लिखे, मतलब एक कॉलम नेम किससे, स्टूडेंट से, तो निकल कर आएगा वेयर मार्क्स होने चाहिए, मतलब यहाँ पे देखिए मार्क्स बड़े होना चाहिए, और हमने एक सब क्वेरी लगाया सेलेक्ट एवरेज मार्क्स और फ्रॉम स्टूडेंट। तो एवरेज मार्क्स बड़े होना चाहिए किससे, जो आंसर आएगा, मतलब जिन छात्रों के एवरेज मार्क्स इससे अधिक होंगे, ठीक है, बड़े होंगे मार्क्स से, वो ही दिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखिए जो मेन क्वेरी है यहाँ तक उसको ब्रैकेट के अंदर फिर से एक सब क्वेरी दे दी। तो ये क्वेरी के अंदर क्वेरी सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी बोला जाता है। और यहाँ पे सब क्वेरी अक्सर वेयर क्लॉज में उपयोग की जाती है। वेयर क्लॉज के अंतर्गत आप देखोगे तो नेस्टेड क्वेरी आपको देखने को मिल जाएगी, और एग्रीगेट फंक्शन भी इसमें उपयोग किए जाते हैं।
तो यहाँ सिंगल सब क्यूरी हो जाती है, बोले तो केवल एक वैल्यू रिटर्न करेगी, और जो ऑपरेटर उनका उपयोग करके इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन का उपयोग करके यहाँ सिंगल क्यूरी हो जाती है। मल्टीपल क्यूरी हो जाती है इन एनी ऑल के साथ इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए आपको इन के साथ में हमने सिटी लगाए, फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर लगाए, मार्क्स, इस प्रकार से हम इनका उपयोग करके मल्टीपल क्यूरी लिख सकते हैं। सब क्यूरी के अंदर मतलब एक प्रकार से क्यूरी के अंदर सब क्यूरी मल्टीपल वाली उपयोग की जा सकती है। तो सब क्यूरी का उपयोग क्या है? एवरेज से अधिक मार्क्स निकालना, हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू निकालना, कंडीशनल फिल्टरिंग करना, कॉम्प्लेक्स क्यूरी को आसान बनाना, जॉइन के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कुछ मामलों में। चलिए कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है? वेयर क्लॉज में, फ्रॉम क्लॉज में, सेलेक्ट क्लॉज में इसका उपयोग किया जा सकता है। याद रखना ये चीज़ों को, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सब क्यूरी और जॉइन के अंतर्गत देखें तो सब क्यूरी सिंपल लॉजिकल क्यूरी हो जाती है, और जॉइन आपका फास्टर इन लार्ज डेटा में अधिक स्पीड से काम करता है। रीडेबिलिटी की बात करें तो ये अधिक होती हैं, और यहाँ पे परफॉर्मेंस बेहतर होता है जॉइन में। नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाता है सब क्यूरी, मल्टीपल टेबल कंबाइन करता है जॉइन। चलिए दोनों अंतर हो गए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सिक्योरिटी की बात हो रही सबसे पहले, जिसके अंतर्गत आपको ग्रांट और रिवोक मिल जाता है। डीसीएल कमांड, डीसीएल बोले तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसका उपयोग डेटाबेस सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल के लिए किया जाता है। जैसे ग्रांट कमांड मतलब परमिशन देना, रिवोक मतलब परमिशन को छीन लेना। तो यहाँ पे ग्रांट और रिवोक कमांड हम देखेंगे। जैसे डेटाबेस की सिक्योरिटी क्या है, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य। यूज़र स्पेसिफिक परमिशन देना, किस यूज़र को क्या परमिशन चाहिए, ये कहलाता है डेटाबेस की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो यहाँ मुख्य रूप से ग्रांट कमांड जो है यूज़र को परमिशन देने के लिए उपयोग की जाती है। डेटाबेस टेबल स्पेसिफिक कॉलम पर उसकी परमिशन क्या है भाई, देख सकता है कितने मतलब कितने व्यू देख सकता है, क्या क्या चीज़ें देख सकता है, उसके लिए हम ग्रांट कमांड का उपयोग कर लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ग्रांट कमांड दिए, तो ग्रांट करके हमने सेलेक्ट लिखे इंसर्ट ऑन स्टूडेंट, सेलेक्ट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है ऑन स्टूडेंट टू यूज़र 1, मतलब स्टूडेंट टेबल में क्या क्या काम कर सकता है यूज़र 1, सेलेक्ट कर सकता है, डेटा देख सकता है और डेटा को इंसर्ट कर सकता है, पर डेटा को अपडेट और डिलीट नहीं कर सकता। मतलब यूज़र 1 को स्टूडेंट टेबल पर सेलेक्ट और इंसर्ट करने की परमिशन मिल गई है, किससे? ग्रांट कमांड से। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन को देने के लिए, प्रिविलेज या अधिकार देने के लिए ग्रांट कमांड का उपयोग कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल प्रिविलेज, ऑल अगर दे देते हैं तो सभी अधिकार मिल जाते हैं ये वाले। पर हम जो कीवर्ड लगा कर देते हैं पर्टिकुलर कोई कमांड, तो जैसे सेलेक्ट इंसर्ट, तो उसको हम भी दे सकते हैं जैसे अभी दिए थे। और रिवोक कमांड का मतलब यूज़र से परमिशन को वापस ले लेना, ये ग्रांट के अपोजिट है ना, कि ग्रांट को हटा देता है। जैसे उदाहरण के लिए रिवोक लिखे और इंसर्ट कमांड की जो परमिशन थी यूज़र 1 को किस टेबल से, स्टूडेंट से, वो छीन लेगा। ठीक है, मतलब परमिशन हटा ली जाती है इंसर्ट की। चलिए ग्रांट और रिवोक में अब देख लेना, परमिशन देने के लिए और ये परमिशन को रोकने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव कंट्रोल किस में होता है? ग्रांट में। नेगेटिव कंट्रोल हो जाता है रिवोक में। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है डेटा इंटीग्रिटी और मेंटेनिंग एक प्रकार से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा की शुद्धता, एक्यूरेसी और विश्वसनीयता को बनाए रखना डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। जैसे गलत, डुप्लीकेट या इनकन्सिस्टेंट डेटा को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। इंटीग्रिटी रूल्स डेटाबेस में कांस्टेंट के माध्यम से लागू किए जाते हैं, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट हमने देखे थे, यूनिक कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट वगैरह। तो इंटीग्रिटी के प्रकार, एंटिटी इंटीग्रिटी हो जाती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो जाती है। तो एंटिटी का मतलब क्या हो जाता है? हर टेबल में प्राइमरी की होना आवश्यक है, एंटिटी इंटीग्रिटी। प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए, और इसमें जो है हर रिकॉर्ड की पहचान अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए रोल नंबर आपका प्राइमरी की है, तो ये नल नहीं हो सकता, डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता। उसके बाद रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करें तो यहाँ पे फॉरेन की के माध्यम से टेबल के बीच में संबंध बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाता है। मतलब दूसरे टेबल से पहले टेबल को जो है संबंधित जोड़ने के लिए हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का उपयोग कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे तो हमने जब रिलेशन बनाया, जैसे यहाँ देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देते हैं, नो कर देते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। डेटाबेस टूल्स में चलते हैं, रिलेशनशिप में चलते हैं, और यहाँ पे हम जो है डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मिल रहा है दो टेबल के मध्य, जो कि प्राइमरी की और फॉरेन की के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। तो फॉरेन की वैल्यू पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में मौजूद होनी चाहिए, तभी यहाँ पे काम होगा। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड कैसे ऐड हो पाएंगे, जब प्राइमरी की जो है वैल्यू होना चाहिए पहले टेबल में। तो देखिए रोल नंबर प्राइमरी की यहाँ पे देखने मिल जाता है, तो दूसरा फॉरेन की भी आपको उसमें भी रोल नंबर मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं ला सकते, कब तक, जब तक कि प्राइमरी टेबल में प्राइमरी की ना हो। तो इसको बोल देते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी।
उसके बाद नेक्स्ट एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में आप अंतर देख लेना, जो हमने पढ़े अभी वही आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, बैकअप एंड रीस्टोर की। डेटा का बैकअप लेना बोले तो देखिए, जो डेटाबेस है उसका बैकअप ले लेना किसी अदर ड्राइव में, और जब ज़रूरत पड़ती है, कोई दिक्कत आ जाती तब उसको वापस से लाकर स्टोर कर देना, इसको बोल देते हैं रीस्टोर। डेटाबेस की कॉपी बनाकर स्टोर कर लेना बैकअप, और डेटा लॉस से बचने के लिए बैकअप लिया जाता है। हार्डवेयर फेलुअर, वायरस, ह्यूमन एरर, इनसे सुरक्षा के लिए यहाँ पे बैकअप लिया जाता है। तो डेटा की सेफ्टी मतलब बैकअप, और रेगुलर बैकअप बहुत ज़रूरी है। रीस्टोर क्या है, तो बैकअप जो ली गई थी फाइल उसको वापस ला के अपने डेटाबेस में रीस्टोर करना कहलाता है। और डेटा डैमेज या डिलीट होने पर ऐसा किया जाता है। रीस्टोर मतलब बैकअप से डेटा को वापस लाना। एसक्यूएल जो डंप होता है एक प्रकार से अगर देखें तो एसक्यूएल डंप जो है एक प्रकार से डेटाबेस के स्ट्रक्चर प्लस डेटा को एक एसक्यूएल फाइल में एक्सपोर्ट कर देता है। देखिए, स्टोर करना तो अलग बात होगी, पर एसक्यूएल फाइल में स्टोर करना क्या कहलाता है, एसक्यूएल डंप कहलाता है। जैसे कचरे को डंप कर देते हैं कि एक जगह ले जा कचरा घर में, वैसे ही एसक्यूएल फाइल के सारे जो डेटा है उसको एक एसक्यूएल फाइल में एक्सपोर्ट करना एसक्यूएल डंप कहलाता है। यह टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें एसक्यूएल कमांड, क्रिएट, इंसर्ट आदि होती है। मतलब एसक्यूएल डंप बोले तो डॉट एसक्यूएल फाइल। डंप में एसक्यूएल डेटा का स्ट्रक्चर और डेटा दोनों होते हैं। माई एसक्यूएल में बैकअप लेना बोले तो एक्सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कमांड तो पूछी नहीं जाएगी, पर सिंपल अगर देखा जाए तो माई एसक्यूएल अंडर मतलब हमने डैश लगाया यू, रूट जो डैश लगाए पी, स्टूडेंट डीबी, और उसके बाद स्टूडेंट अंडर स्कोर बैकअप डॉट एसक्यूएल। इस प्रकार से हम स्टूडेंट जो डीबी है वो डेटाबेस का बैकअप स्टूडेंट अंडर स्कोर बैकअप जो डॉट एसक्यूएल है उसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है एसक्यूएल डंप कर सकते हैं। स्पेसिफिक टेबल का बैकअप अगर लेना है तो आप स्पेसिफिक टेबल का बैकअप ले सकते हैं। मैं एसक्यूएल में रिस्टोर करना है तो रिस्टोर कमांड है, रटना नहीं है इनको, बस ऐसे देख लेना अपने नॉलेज के लिए। ठीक है, एग्जाम में ऐसी की चीज़ें नहीं पूछी जाती ज़्यादा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ें हो गई हमारी। अब हम जो है सीधे सीधे देखते हैं कंप्लीट जितनी भी चीज़ें हमने पढ़े हैं उसको एक सरसरी नज़र में रिवीजन कर लेते हैं 2-4 मिनट में, ताकि पूरा आपको रिवाइज हो जाए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे रिवीजन। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है DBMS वर्सेस RDBMS। तो डेटाबेस क्या होता है पहले वो देखें। डेटाबेस मतलब इन्फॉर्मेशन का व्यवस्थित तरीके से कलेक्शन या स्टोरेज, वो डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS की ज़रूरत पड़ती है, और DBMS में डेटा टेबल में नहीं होता है, पर RDBMS में डेटा टेबल में होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो DBMS फाइल बेस्ड हो जाता है, RDBMS आपका टेबल बेस्ड हो जाता है। RDBMS टेबल रिलेशनशिप SQL सपोर्ट कर लेता है। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में आपका टेबल सजाते हैं, टेबल को रिलेशन से दर्शाते हैं, या फिर इसी को हम जो है एंटिटी बोल देते हैं। रो को टपल से दर्शाते हैं, इसी को हम कॉलम बोल देते हैं। कॉलम को यहाँ देखिए, रो को टपल से दर्शाते हैं, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं, और कॉलम को जो है एट्रीब्यूट बोल सकते हैं या फील्ड भी बोल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। टेबल इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और रो जो है इस प्रकार देखिए, सारी चीज़ें आप मैं दर्शा दिया हूँ। उसके बाद प्राइमरी की मतलब हर रिकॉर्ड को यूनिकली और खाली नहीं होना चाहिए, यूनिकली पहचानने के लिए और खाली नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्राइमरी की हर टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए RDBMS में। उसके बाद प्राइमरी की होगी तो दूसरे टेबल में जाकर फॉरेन की बन जाती है, और उसी से रिलेशनशिप बनता है। बिना प्राइमरी की के फॉरेन की नहीं हो सकती। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद यूनिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, किसी भी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। जैसे ईमेल आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मल्टीपल कॉलम में यूनिक कांस्टेंट पॉसिबल है। नॉट नल कांस्टेंट बोले तो खाली नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, जैसे स्टार लगा आता है। एंटिटी इंटीग्रिटी के लिए उपयोग किया जाता है। चेक कांस्टेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, डेटा वैलिडेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कि भाई अगर एज आप 0 से कम डाल रहे हैं तो वो गलत है, तो डेटा वैलिडेशन यहाँ पे पॉसिबल है। नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोले तो एटॉमिक वैल्यू और रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। टेबल में सिंगल वैल्यू पर फील्ड होना चाहिए। एलिमिनेट्स रिपीटिंग ग्रुप। उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म बोले तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, फर्स्ट जो प्राइमरी की है उस पर पूरी डिपेंडेंसी होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नॉर्मलाइजेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोले तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोले तो नॉन की कॉलम इंडिपेंडेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एलिमिनेट्स रिडेंडेंसी को एलिमिनेट करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद है MySQL आर्किटेक्चर बोले तो क्लाइंट सर्वर मॉडल हो जाता है, और एक ओपन सोर्स। क्लाइंट सर्वर बोले तो जो हमने देखे थे वर्कबेंच, टर्मिनल, और जो आपका MySQL है वो ओपन सोर्स है। डेटा टाइप में हमने देखे थे न्यूमेरिक, इंट, डेसिमल, केयर, वर्क केयर, डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मेटा डेटा बोले डेटा बेस का जो स्ट्रक्चर होता है, टेबल का स्ट्रक्चर हो जाता है, वो डेटा के अंतर्गत मेटा डेटा कहलाता है। DDL कमांड डेटा डेफिनेशन कमांड है। क्रिएट है।
जो क्रिएट टेबल है, अल्टर टेबल है, ड्रॉप टेबल है, ट्रंकेट है, ये 4 आपकी होगी DDL कमांड जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मतलब यहाँ पे डिफाइन करती है। फिर उसके बाद DML हो गई, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत इंसर्ट आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा और डिलीट आ जाएगा। ठीक है, DML कमांड कहलाती है, टेबल के डेटा को मॉडिफाई करती है। DQL डेटा क्यूरी लैंग्वेज हो जाती है, जो कि सेलेक्ट के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, डेटा रिट्राइव करने के लिए। TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर कमिट आ जाता है, रोल बैक आ जाता है, सेव पॉइंट। कमिट मतलब परमानेंट सेव करना, रोल बैक मतलब अंडू और सेव पॉइंट मतलब रिस्टोर पॉइंट बनाना। ठीक है, बेसिक सेलेक्ट बोले तो स्पेसिफिक कॉलम के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक, जो सेलेक्ट नेम और मार्क्स हमको लाना है। उसके बाद स्टार लगाए तो ऑल कॉलम आ जाते हैं। वेयर क्लॉज रो लेवल फिल्टरिंग के लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। वेयर क्लॉज जैसे मार्क्स को हमको बड़े दिखाना, बड़े वाले मार्क्स दिखाना 60 के और दिल्ली के होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर हमने देखे थे बिटवीन, इन, इज, नल, लाइक। तो ये मुख्य रूप से एलियास जो आपके मतलब लाइक वगैरह जो वाइल्ड कार्ड है, जैसे मान लीजिए परसेंटेज है और आपका जो अंडर स्कोर उसके साथ इसका उपयोग किया जाता है, पैटर्न वगैरह उसके लिए। ऑर्डर बाय का उपयोग डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग हो जाता है। ASC और DESC एग्रीगेट फंक्शन आपके कैलकुलेशन के लिए हो जाते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। उसके बाद ग्रुप बाय मतलब सिमिलर वैल्यू ग्रुप बनाना, और ग्रुप बाय जो है आपका एक प्रकार से नॉन एग्रीगेट कॉलम हो जाते हैं। और ये आप देखोगे तो आपको जो है ग्रुप बाय जैसे फ्रॉम स्टूडेंट उसके बाद ग्रुप बाय देखने को मिल जाता है सिटी के हिसाब से। हैविंग क्लॉज की बात करें तो ग्रुप लेवल फिल्टरिंग हो जाती है, ये जो है सिमिलर ग्रुप वाला और ये ग्रुप लेवल फिल्टरिंग। तो यहाँ पे जो है आपको देखिए फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय और उसके बाद आपको हैविंग क्लॉज देखने को मिल जाती है। वेयर रो लेवल हो जाता है और हैविंग ग्रुप लेवल हो जाता है। जॉइन मल्टीपल टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इनर जॉइन ये मैचिंग वाला लाता है, सिर्फ लेफ्ट में मतलब प्राइमरी टेबल के सभी रिकॉर्ड, राइट में राइट टेबल के जो सेकेंडरी रिकॉर्ड के सभी रिकॉर्ड, और यहाँ पे फुल जॉइन मतलब दोनों टेबल के सभी रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाते हैं। सब क्योरीज, क्योरी के अंदर क्योरी को सब क्योरी बोला जाता है। सिंगल क्योरी और मल्टीपल क्योरी मिल जाती है। तो यहाँ पे मल्टीपल के लिए इन, एनी, ऑल लगाते हैं हम। ग्रेंट मतलब DCL कमांड है, ये जो यूज़र की परमिशन को ग्रेंट और यहाँ पे जो है इंसर्ट अपडेट की परमिशन देती है। उसके बाद रिवोक मतलब परमिशन को छीन लेना, बोले तो परमिशन हटाना जितनी परमिशन दी गई है। एंटिटी इंटीग्रिटी बोले तो प्राइमरी की यूनिक और नॉट नल होना चाहिए। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोले तो फॉरेन की वैलिड परमिशन जो रेफरेंस होना चाहिए, मतलब प्राइमरी की होना चाहिए, उसके बाद ही आपकी जो है सेकेंडरी यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए फॉरेन की होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे बैकअप बोले तो एक्सपोर्ट या SQL डंप हो जाता है, डेटाबेस की कॉपी बनाना। और रीस्टोर का मतलब हो जाता है बैकअप से डेटा वापस लाना। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे SQL MySQL के अंतर्गत देख लिया है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए एग्ज़ाम के पहले, और PDF को पढ़ लेना। PDF प्रोवाइड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आप देख सकते हैं। जिनको टेलीग्राम चैनल नहीं मिला होगा, हालांकि सबको मिल गया होगा, सभी समझदार, फिर भी अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता तो देखिए यहाँ पे आपको SSW एजुकेशन दिख रहा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे जाकर आप जो है सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे देखिए यूनिट वाइज भी मिल जाएगा, जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी भी आपको PDF मिल जाएगी यहाँ पे सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा आप जो है यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो ये जो है एक प्रकार से इसमें आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप सभी मतलब इस परिवार का हिस्सा बन सके सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन का। और आगे जितनी भी वीडियोस आती है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बताइए मुझे कौन सी यूनिट चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।